सर मैं आपको सर अभी तो नहीं, मैं सर आपको बेसिक बता दूँ। देखो अगर पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन फंक्शन बड़ी यूनिक किया या ये कहा कि ये ग्राउंड स्टेट का फंक्शन है, फर्स्ट स्टेट का फंक्शन है, तो वो एनर्जी आइगन फंक्शन का हिंट किया है उसने। ओके सर। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कहीं ना कहीं वो मेंशन करेगा कि किसके आइगन फंक्शन है, और जो गिवन ऑपरेटर है जिसको आपको मेजर करना है उसके लिए आपको फिर पता चलेगा कि वो ही आइगन फंक्शन उस ऑपरेटर के आइगन फंक्शन है या नहीं है। ओके सर, थैंक यू सर। मोस्टली क्वेश्चन में अब तक जो हमने जब से एनर्जी आइगन फंक्शन पढ़ा है तो वो कहीं ना कहीं एनर्जी आइगन फंक्शन के सुपर प्रूव कर रहा है। कंटिन्यू करते हैं, पेज नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 1। पेज नंबर 46, प्रॉब्लम नंबर 1। A particle P1 is confined in a one dimensional infinite x equal to plus minus 1. आपको यहाँ पे सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2, फर्स्ट स्टेटमेंट में आपको ये डेफिनेशन दिया है, ये बाउंड्री -1 पे और ये +1 पे। तो P1 पार्टिकल के लिए पोटेंशियल वेल सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 2 है। अनदर पार्टिकल P2 is confined in a one dimensional infinite potential well with walls at x equal to 0 and x equal to 1. अनदर पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफाइन क्या है, 0 और 1, ये अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल ऑफ विड्थ 1 है। कंपेयरिंग द टू पार्टिकल्स वन कैन कंक्लूड दैट, देखो अगर बोथ पार्टिकल के लिए आप मास को सेम लें, ये P1 पार्टिकल के लिए जो एनर्जी बनेगा nth स्टेट का इस पर्टिकुलर पोटेंशियल वेल के लिए, मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ P1 के लिए, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m, और विड्थ यहाँ पे आपको 2 है, विड्थ स्क्वायर, और कॉरस्पॉन्डिंग nth स्टेट फॉर पार्टिकल P2, बोथ के लिए मास सेम लिया है मैंने, n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m विड्थ स्क्वायर, विड्थ इन दिस केस इज 1। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो दिस एनर्जी, ये 2 स्क्वायर किया तो 1 बाई यहाँ पे 4 से 1/4 टाइम्स ऑफ दिस एनर्जी बनेगा सेम एन के लिए, अगर बोथ पार्टिकल सेम मास के आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये एनर्जी एक्सप्रेशन है। और nth स्टेट के लिए आपको नंबर ऑफ नोड्स इंक्लूडिंग बाउंड्री नोड और एक्सक्लूडिंग बाउंड्री नोड, सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक तो सेम रहते हैं। n पे डिपेंड करता है, विड्थ पे डिपेंड नहीं करता नंबर ऑफ नोड्स, ये आपको पहले हिंट किया। अगर ऑप्शन को आप रीड करेंगे तो आप ईच ऑप्शन के स्टेटमेंट में एनर्जी और नंबर ऑफ नोड को आपको रिलेट करना है। 4 ऑप्शंस में, फर्स्ट ऑप्शन, द नंबर ऑफ नोड्स इन द nth एक्साइटेड स्टेट ऑफ P1 is twice that of P2, द नंबर ऑफ नोड्स इन द nth एक्साइटेड स्टेट ऑफ P1 is half that of P2। सेम n के लिए जब नंबर ऑफ नोड्स कंपेयर करेंगे तो बोथ केस में सेम आएंगे। द एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ P1 is same as that of P2, द एनर्जी ऑफ nth लेवल ऑफ P1 is 1/4 of that of P2। तो डी ऑप्शन इस एक्सप्रेशन से कंफर्म है। आप सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक मैंने सेम वेट के लिए कंपेयर कराया था, आपको आर्टिकल डिस्कस किए हुए हैं, वहां पे आप चेक कर लीजिए। नंबर ऑफ नोड्स अगर n को आपने स्पेसिफाई कर दिया तो नंबर ऑफ नोड ना तो विड्थ पे डिपेंड करता है, ना सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक फैक्टर पे डिपेंड करता है, n पे डिपेंड करता है, जो n-1 और n+1 बताए हुए हैं, एक्सक्लूडिंग और इंक्लूडिंग बाउंड्री नोड। तो nth स्टेट के लिए बोथ केस में नंबर ऑफ नोड सेम बनेंगे, एनर्जी चेंज होगा, सेम मास के लिए वो विड्थ डिपेंडेंट है, तो ये रिलेशन से आपको फोर्थ ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आप नोट करेंगे, a particle of mass small m is moving freely inside a one dimensional infinite potential well. Vx is equal to 0 for x lies between 0 to a, otherwise infinite. The particle is initially in ground state of the well, तो इस पोटेंशियल वेल के करस्पॉन्डिंग पार्टिकल लोएस्ट एनर्जी की स्टेट में है, and if we suddenly quadruple the size of the well, इट मीन साइज को, पोटेंशियल वेल के साइज को 4 टाइम्स कर रहा है, और
फोर टाइम्स करने के साइज के डिफरेंट वे हो सकते हैं। यहाँ पे वो किस वे में चेंज कर रहे हैं वो यहाँ पे नोट कर दे रहे हैं। मूविंग द वॉल at x equal to a to x equal to 4a and wall at x equal to 0 is fixed। तो जो राइट हैंड साइड वॉल है उस वॉल को a से 4a पे कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड वाली वॉल को फिक्स रखा है। और 4 टाइम्स लाइक दिस भी कर सकते थे कि आप a वाली साइड को 2a पे ले जाते हैं और 0 वाली साइड को -2a पे ले जाते हैं, कैसे भी चेंज कर सकते हैं। बट यहाँ पे 4 टाइम्स करने का जो वे है वो आपको हिंट कर दिया है, ब्रैकेट में नोट कर दिया है। कैलकुलेट the probability of finding the particle in problem first part ground state of new potential or new potential well। second part first excited state of new potential well। तो जितनी भी प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व की या तो वहां पे एक सिंगल स्टेट में रिजल्ट पूछा था या आपको स्टेट गिवन था इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ एनर्जी आइगन फंक्शन ऑफ दिस पोटेंशियल। अब यहाँ पे जो जिस स्टेट में रिजल्ट फाइंड करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो स्टेट डायरेक्टली नहीं दिया है। इस पर्टिकुलर पोटेंशियल पे सम एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज कर रहा है और इंपोज करके आपको ओल्ड स्टेट को न्यू स्टेट से रिलेट करना है। जिस स्टेट में पार्टिकल इनिशियली है और जिस स्टेट के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उनको आपको रिलेट करना होगा। और रिलेट करने के लिए यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम लाइक दिस प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो पहले उसका रीजन एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट इन करूंगा, बट जब नेक्स्ट टाइम सिमिलर प्रॉब्लम आपको सॉल्व करना हो तो उनमें से सम स्टेप्स आप स्किप कर सकते हैं। सम टाइम आपको कंडीशन देगा, सम टाइम आपको न्यू वेव फंक्शन दे सकता है और लाइक दिस प्रॉब्लम्स में आप सुपरपोजिशन वाले केस से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। तो आपको ओल्ड पोटेंशियल वेल डिफाइंड था और इस पोटेंशियल वेल के कॉरस्पॉन्डिंग आपको एनर्जी और आइगन फंक्शंस नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन फॉर्म नोन है। सर पार्ट के ओके सर। इस पोटेंशियल फॉर्म के लिए आपको एनर्जी आइगन फंक्शन और एनर्जी वैल्यू मोर टाइम डिस्कस हो गया, ये प्रॉब्लम में आपने मोर टाइम यूज कर लिया। अब ये आपको मेमोराइज जाना चाहिए। ओल्ड फंक्शन को मैंने फाई एन नोटेशन से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज स्क्वायर रूट 2/a sin n pi x by a and 0 for x lies between 0 to a sin form otherwise 0। ये पोटेंशियल फॉर्म आपको पहले ड्रॉ किया हुआ है, ये 0, ये x इक्वल टू a। अब इस पोटेंशियल को पार्टिकल सपोज पहले इनिशियली इस स्टेट में था, अब इस स्टेट में पार्टिकल है, स्टेटमेंट में मेंशन किया है। जब आप इस साइज को सडनली चेंज करेंगे तो ये थिंक कर सकते हैं कि जो फॉर्म है पोटेंशियल का वो सेम है, ओनली साइड चेंज हो रही है। वो स्टेटमेंट में मेंशन भी किया हुआ है। ये साइड को फिक्स रखा है, ओनली जो राइट हैंड वाली वाल है उसको a to 4a पे चेंज किया हुआ है। अब ऐसा जरूरी नहीं कि पार्टिकल पहले n = 1 में था, तो अगर ये साइड चेंज करेंगे तो फिर से पार्टिकल n = 1 में ही होगा, श्योरली जरूरी नहीं है। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट में आपको इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, बट प्रॉब्लम के स्टेटमेंट में मेंशन है कि इनिशियली पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में है, तो ये श्योरली phi 1 बनेगा। n को मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको स्टेटमेंट में मेंशन किया होगा। अगर ये मेंशन नहीं करता कि पार्टिकल इनिशियली किस स्टेट में है तो यहाँ पे आप n नोटेशन यूज कर सकते थे, बट स्टेटमेंट में मेंशन है द पार्टिकल इज इनिशियली इन ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट के लिए n + 1। अब साइज चेंज किया और साइज चेंज करके आपको इस न्यू पोटेंशियल के लिए एनर्जी का फॉर्म भी और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन ये फॉर्म नोन है। ये एनर्जी के न्यू नोटेशन, क्योंकि बोथ एनर्जी सेम नहीं है, मैंने न्यू नोटेशन e n डैश कर दिया, दैट इज n स्क्वायर pi square h cross square by twice m width, in this case is 4a width square, and new wave function represented by psi n। ये नोटेशन से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर्म जो आपको राइट में डिस्कस कर रहे हैं वो करेक्टली आपको पता होना चाहिए। ये हिंट किया था स्क्वायर रूट 2 बाई विड्थ नॉर्मलाइजेशन फैक्टर बनेगा, तो विड्थ के प्लेस पे अब की बार 4a रिप्लेस करेंगे। sin n pi x by width, width in this case 4a inside the well 0 to 4a। अब की बार जो साइज है पोटेंशियल वेल के लिए वो 0 to 4a है, अदरवाइज 0। तो ये आपको ओल्ड स्टेट है ओल्ड पोटेंशियल के लिए। अब न्यू पोटेंशियल जो ये पोटेंशियल फॉर्म आपको हिंट किया है उसके लिए एनर्जी और आइगन फंक्शन नॉट हो गए, बट जैसे ही साइज को चेंज किया अब आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक रीजन में आपको हिंट कर रहा हूँ, जब पार्टिकल phi 1 में है तो सिस्टम का एनर्जी है pi स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m a स्क्वायर। अब ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस न्यू पोटेंशियल फॉर्म के लिए ये एनर्जी किसी अनदर n से मैच कर जाए, n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते हैं, ऐसा पॉसिबल हो सकता है किसी एक स्टेट से मैच कर जाए, बट आपको श्योरली नहीं पता कि वो स्टेट होगी।
तो ये थिंक करेंगे कि इस न्यू पोटेंशियल के लिए इन स्टेट्स में से पार्टिकल मोर देन वन स्टेट में एन की किसी भी वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट में हो सकता है। इट मींस एक टाइम पे एक से ज्यादा स्टेट की पॉसिबिलिटी है। जब साइज को चेंज नहीं किया, जब पार्टिकल इस पोटेंशियल फॉर्म में, पोटेंशियल वैल्यू में था, तब पार्टिकल श्योरली फाई वन में स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, स्टेटमेंट मेंशन किया हुआ है। तो साइज चेंज करने से पहले तो आपको यहाँ पे कंफर्म है कि पार्टिकल फाई वन में है। तो चाहे पार्टिकल को जितने टाइम पे आप ऑब्जर्व करिए, फाई वन में ही ऑब्जर्व होगा। उसकी डिफरेंट पोजीशंस हो सकती हैं, बट एनर्जी पार्टिकल का यही ऑब्जर्व होगा साइज चेंज करने से पहले। साइज चेंज करने के बाद पार्टिकल इस न्यू पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो स्टेट है साई से जो रिप्रेजेंट किया साई एन से, वो इसके एन प्लस वन में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है। तो ये जब ये एनर्जी साइज चेंज करने के बाद जो पार्टिकल की एनर्जी उससे मैच करेगा, और मैच करने के लिए इन स्टेट्स में मोर देन वन स्टेट्स का कंफ्यूजन हो सकता है। इट मींस सुपरपोजिशन ऑफ दीज स्टेट्स आप यहाँ पे नोट करें। तो ये जब भी सिस्टम पे कोई एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज होगा तो वहां पे न्यू वेव फंक्शन बनेगा। सम टाइम ओल्ड फंक्शन को न्यू के टर्म्स में सुपरपोजिशन में नोट करेंगे, सम टाइम न्यू का सुपरपोजिशन नोट करेंगे। अब यहाँ पे एक इजी वे था कि क्योंकि जिसमें हमें नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या स्टेट है, वो ऑसिलेट के टाइम पे, सुपरपोजिशन के टाइम पे आपको ये हिंट किया था कि अगर ऑब्जर्वेशन से पहले आपको ये डाउट रहे कि पार्टिकल के लिए ये स्टेट हो सकती है, होगा ऑब्जर्वेशन पे कोई एक ही स्टेट। जब डिफरेंट टाइम पे ऑब्जर्व करेंगे तो पार्टिकल हो सकता है फिर से डिफरेंट स्टेट में मिले। ऑब्जर्वेशन के टाइम पे होगा कोई एक ही स्टेट में पार्टिकल, बट ऑब्जर्वेशन से पहले पॉसिबिलिटीज हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में पार्टिकल हो सकता है। और जब ऐसा पॉसिबल होता है तो आप स्टेट को नोट करने के लिए सुपरपोजिशन करते हैं। तो ये दोनों स्टेट्स मैच क्यों करेंगे? क्योंकि इस स्टेट की जो एनर्जी है, एवरेज एनर्जी, वो आइगन वैल्यू से मैच करेगा, और इस स्टेट सुपरपोजिशन पार्ट से जो एनर्जी बनेगा वो दोनों एनर्जी साइज चेंज करके सेम रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस फोर्स के कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी पार्टिकल का टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा। तो इसलिए ये एनर्जी साइज चेंज करने के बाद भी एनर्जी से मैच करेगी, इसलिए यहाँ पे मोर स्टेट्स सुपरपोज हो रहे हैं। एक तो मैंने रीजन बताया कि कैसे हम सुपरपोजिशन का यहाँ पे कंसेप्ट इंक्लूड करेंगे। एक और इजी वे है, जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालना है, जिसमें करना है, हमें चेक करिए न्यू पोटेंशियल के लिए प्रोबेबिलिटी ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट, जिसके लिए प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका सुपरपोजिशन करें, उन स्टेट्स का सुपरपोजिशन करें। होल्ड तो फिक्स हो गया, ग्राउंड स्टेट है, तो न्यू वेव फंक्शन का सुपरपोजिशन करें। ये भी यहाँ पे नोट कर सकते हैं। आगे जो स्टेप होगा जब आप, क्योंकि पैटर्न जो है ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, तो ये स्टेप जब कंफर्म हो जाएगी ऐसे नोट करना है, तो लास्ट में आप इनको एक्सक्लूड करके किस पार्ट का कैलकुलेशन करना है उस पर जा सकते हैं। तो ये फॉर्म पे जाइए। अब मैंने यहाँ पे एन की वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग ओपन कर दिए, C1 साई1 प्लस C2 साई2 प्लस C3 साई3। जो स्टेट कंट्रीब्यूट करती जाएंगे वो सुपरपोजिशन आप नोट करते जाएंगे। बट आपको एग्जैक्टली नहीं पता कि किन स्टेट्स का कंफ्यूजन है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन गया, इनफाइनाइट टर्म का सुपरपोजिशन। अब जब क्वेश्चन में आपको ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल, ये साई1 है ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल वेल, साई2 है फर्स्ट स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल वेल, साई3 है सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल वेल। तो जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है उसका कोफिशिएंट कैलकुलेट करना होगा। और ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करने के लिए ये ड्राक नोटेशन पे जाइए। जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसका ब्रैकेट, जिस स्टेट में मेजर करना है उसका कैट वेक्टर। ये आपको ऑसिलेट में ड्राक नोटेशन बताया हुआ है। और इसी का इंटीग्रल इक्विवेलेंट साई1, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन पार्ट है तो चाहे डैगर नोट करें चाहे कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नोट करें। ड्राक वेक्टर वाले पार्ट का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट और डैगर, और राइट वाला टर्म एज सच। ये आपको प्रोबेबिलिटी कोफिशिएंट बना, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के लिए इसका मॉड स्क्वायर करना है। अगर हमें nth स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होता तो यहाँ पे हम एक टर्म nth टर्म नोट करते। ये फर्स्ट पोस्टुलेट के बाद सुपरपोजिशन वाले पार्ट में हिंट किया था कि ये प्रोबेबिलिटी में रिक्वायर्ड हुआ है टर्म। पोस्टुलेट्स में फोर्थ पोस्टुलेट के लिए यूज भी किया, फिर से वही पार्ट हिंट कर रहा है। हमें nth स्टेट ऑफ न्यू पोटेंशियल वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हमें Cn कोफिशिएंट रिक्वायर्ड होगा। और Cn फाइंड करने के लिए साई एन का वेक्टर इस जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उसके साथ ब्रैकेट फाइंड करेंगे, और यहाँ पे इसका इंटीग्रल इक्विवेलेंट ये फॉर्म बनेगा। या इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से बोथ साइड मल्टीप्लाई कराइए और ऑल स्पेस पे इंटीग्रल कर दीजिए, और ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स पे इंटीग्रल कर दीजिए। प्रोबेबिलिटी Cn मॉड स्क्वायर, ये पोस्टुलेट में स्टेप बताए हुए। ओनली ये टर्म आपको आइडिया होना चाहिए, फिर कैसे आगे कोफिशिएंट बनेगा, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालना है, वो सब पोस्टुलेट में आपको डिस्कस किया है। इसका ये सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ये आपको मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो जिस स्टेट में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट निकालना पड़ेगा। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आपको ग्राउंड स्टेट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, और ग्राउंड स्टेट के लिए आपको C1 फाइंड करना होगा। C1 दैट इज साई1 फाई1 ब्रैकेट, इस स्टेट के कोफिशिएंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये C1 है। जिस स्टेट में आपको मेजरमेंट करना है वो ऐसा है, तो इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी फॉर वन डायमेंशनल पार्ट साई1 स्टार फाई1 dx। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये लिमिट में यहाँ पे ऑल टर्म के लिए लिमिट पहले नोट करके बता रहा हूँ, तो डायरेक्ट कहाँ कंडीशन बनेगा वो भी आपको आइडिया होना चाहिए। जब ये प्रोडक्ट नॉन जीरो बनेगा तब रिजल्ट नॉन जीरो कंप्यूट करेगा, और ये रिजल्ट माइनस इन्फिनिटी टू जीरो। अब आप यहाँ पे डेफिनेशन पे जाइए, माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, फाई1 के लिए इस लिमिट में गया, साई1 के लिए इस लिमिट में गया। दोनों टर्म सेपरेटली जीरो है, और जीरो होने से डेफिनेट इंटीग्रल में इंटीग्रेंड जीरो हुआ, कंट्रीब्यूशन जीरो हो जाएगा। फिर लिमिट को ओपन करेंगे 0 टू a के लिए, 0 टू a फाई1 के लिए इस लिमिट में गया, फाई2 के लिए इस लिमिट में गया, √2 बाई a, √2 बाई 4a, दैट इज यहाँ पे जो आपको एक फॉर्म नोट कराया है, सो एडजस्ट कर सकते हैं 1 बाई √2a में।
साइन पाई एक्स बाई ए साइन पाई एक्स बाई 4a dx। अब a टू 4a, अब a टू 4a में आप चेक करिए, a टू 4a इस लिमिट में गया phi 1 के लिए, और a टू 4a psi 1 के लिए इस लिमिट में गया, बट a टू 4a के लिए phi 1 वैल्यू 0 है, psi 1 वैल्यू नॉन जीरो है, बट प्रोडक्ट जब आप करेंगे तो ये 0 बन जाएगा, और इंटीग्रेंट 0 है, डेफिनेट इंटीग्रल है, रिजल्ट 0 बन गया। अब 4a टू इंफिनिटी, 4a टू इंफिनिटी बोथ फंक्शन 0 है, प्रोडक्ट फिर से 0 बनेगा, रिजल्ट 0 बन गया। अब चाहे तो लाइक दिस आप लिमिट ओपन कर लें, अदरवाइज आपको मैंने एक हिंट किया कि जहां पे ये प्रोडक्ट नॉन जीरो बने वो इंटीग्रेशन लिमिट में रिजल्ट कंप्यूट करेगा, बाकी 0 हो जाएगा। अब आप ये फंक्शन के डेफिनेशन से चेक कर सकते थे, a टू 0 टू a, ये phi 1 और psi 1 का प्रोडक्ट नॉन जीरो बनेगा, बाकी लिमिट के लिए 0 बन जाएगा, फिर डायरेक्ट भी आप a टू 0 टू a के लिए आप ये इंटीग्रल वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट रूट टू एडजस्ट हो गया, 1 बाई a साइन पाई एक्स बाई ए साइन पाई एक्स बाई 4a dx, ये कोफिशिएंट बनेगा। अब ये इंटीग्रेशन आप सॉल्व कर सकते हैं, 1 बाई a इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू a, 2 साइन ए साइन बी वाला फॉर्म से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, तो कॉस a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, चाहे तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको नोट कर सकते हैं, बाई 2 या 2 मल्टीप्लाई कर लें और डिवाइड कर लें, तो 2 साइन ए साइन बी के एक्सप्रेशन से इसको सिंप्लीफाई करें, 1 बाई 2a, फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया तो कॉस का इंटीग्रल साइन पाई माइनस पाई बाई 4 एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई पाई माइनस पाई बाई 4, लिमिट 0 टू a, माइनस साइन पाई प्लस पाई बाई 4 एक्स बाई ए डिवाइडेड बाई पाई प्लस पाई बाई 4, 0 टू a। तो यहाँ पे अपर लिमिट प्लेस करेंगे, अपर लिमिट पे ये एक्स बाई ए का रेशियो 1 हो गया, तो एंगल बना साइन पाई माइनस पाई बाई 4, और साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन पाई बाई 4 बन गया। लोअर लिमिट पे साइन वैल्यू 0 बन गया, सेकंड टर्म में अपर लिमिट पे ये साइन पाई प्लस पाई बाई 4 बना, दैट इज माइनस साइन थीटा माइनस साइन पाई बाई 4, और लोअर लिमिट पे 0 बन गया। तो नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे 1 बाई ए भी आएगा, ये छोटा है 1 बाई ए, तो ये ए फैक्टर एडजस्ट हो गया, 1 बाई 2 साइन पाई बाई 4 पाई माइनस पाई बाई 4, एंड दिस टर्म इज 3 पाई बाई 4। ये टर्म को आप कंपेयर करिए, ये भी मैंने हिंट किया कि माइनस साइन थीटा बनेगा, फिर प्लस हो गया साइन पाई बाई 4, एंड पाई प्लस पाई बाई 4 इज 5 पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 कॉमन ले लीजिए, और ये 4 पाई बाई 4 न्यूमरेटर में कॉमन ले लीजिए, तो 1 बाई 2 4 बाई पाई साइन पाई बाई 4 1 बाई 3 प्लस 1 बाई 5, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये रूट 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये 8 रूट 2 बाई 15 पाई में एडजस्ट हो जाएगा, एंड रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मॉड स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट 8 रूट 2 बाई 15 पाई स्क्वायर, तो 128 बाई 225 पाई स्क्वायर। अब ये पाई की न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप रिप्लेस करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस वैल्यू इज 5.8%। इनिशियली पार्टिकल साइज चेंज करने से पहले 100% था phi 1 में ग्राउंड स्टेट में, बट साइज चेंज करने के बाद आप चेक करिए ओनली नियरली 6% बैठ रहा है, 5.8 को राउंड ऑफ करेंगे तो नियरली 6% टाइम्स वो ग्राउंड स्टेट में होगा, बाकी रिमेनिंग स्टेट में जाएगा। तो कैसे फाइंड करना है लाइक दिस प्रॉब्लम को, कैसे सॉल्व करना है, कैसे प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, वो आपको यहाँ पे मैंने ऑल मैथमेटिकल स्टेप डिस्कस कर दिए और रिजल्ट फाइंड करा दिया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको अगर किसी स्टेप पे डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट नहीं है तो इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट एक्साइड स्टेट के लिए आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, जिस स्टेट में पूछा जाएगा उस स्टेट के लिए कोफिशिएंट की वैल्यू को फाइंड करिए, जो मैथमेटिकल के कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए, और मॉड स्क्वायर कर दीजिए। ऐसा हो सकता है कि आप ये कोफिशिएंट फाइंड कर लें और मॉड स्क्वायर करना भूल जाएं, प्रोबेबिलिटी में मॉड स्क्वायर करना है, तो C2 फाइंड करेंगे,
कैसे फाइंड करना वो मैंने डिस्कस कर दिया है। C2 वैल्यू अगर फर्स्ट पार्ट में कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो C2 बहुत जल्दी से कैलकुलेट करें। So 16/9 pi² आएगा। पहले कोफिशिएंट की वैल्यू बताइए। 4/3 पाई। 4/3 पाई। जब इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ओनली एंगल चेंज हो रहा है यहाँ पे, जो लास्ट पार्ट है। बाकी इंटीग्रेंड इंटीग्रल ये आप सिमिलर फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, ओनली एंगल चेंज हो रहा है। तो 4/3 पाई कोफिशिएंट बनेगा और प्रोबेबिलिटी मॉड स्क्वायर ऑफ दिस कोफिशिएंट दैट इज 16/9 पाई स्क्वायर। और जब पाई की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करेंगे तो ये नियरली 18% बनेगा। अगर दीज टू प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दें तो अभी भी आप चेक करिए नियरली 24% ग्राउंड स्टेट और सरफेस स्टेट की प्रोबेबिलिटी का समय, तो अभी भी हायर स्टेट्स में पार्टिकल हो सकता है। सेकंड एक्साइज स्टेट, थर्ड एक्साइज स्टेट में प्रोबेबिलिटी अभी भी नॉन जीरो है। अगर यही प्रोबेबिलिटी का सम नियरली 100% बन जाता तो हायर स्टेट की प्रोबेबिलिटी को जीरो कर सकते थे। ऑल प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए। जिन जिन स्टेट्स में पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है उनका सम करेंगे तो 1 आना चाहिए। अगर कुछ लिमिटेड स्टेट्स में ही सम बन जाए, सम 1 हो जाए, तो बाकी की आप प्रोबेबिलिटी को कंसेप्चुअल अप्रोच से जीरो कर सकते हैं। बट अभी भी आप ये ऐड करके देखिए तो नियरली 24% बना, तो अभी भी 76% के अराउंड प्रोबेबिलिटी बचता है जिनमें डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिकल हो सकता है, अनदर स्टेट्स में पार्टिकल। तो यहाँ पे जो मैंने प्रॉब्लम आपको डिस्कस किया है, जब भी बहुत इजी वे है इस पर सुपरपोजिशन कब हमें रिक्वायर्ड होगा, ये रीजन बताया कि ये कोफिशिएंट हमें क्यों कैलकुलेट करना होगा है। अदरवाइज तो वो सुपरपोजिशन नॉट करने की ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ये आप चाहें तो एक्सक्लूड कर दीजिए, आपको कोफिशिएंट ये एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। ये ओल्ड स्टेट है और राइट में न्यू स्टेट्स है। अब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे समटाइम ये जो कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन अगर होते तो यहाँ से इस कोफिशिएंट के साइन में चेंज हो सकता था, क्योंकि अगर आप phi1 का स्टार करें और psi को रियल ले लें तो इससे सिर्फ एक साइन का चेंज आ सकता था, प्लस और माइनस का, और जब इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो प्रोबेबिलिटी सेम आएगा। बट अगर फिर भी क्या करेक्ट वे है वो फाइंड करना हो तो मैंने आपको यहाँ पे हिंट कर दिया है कि जिस स्टेट में पार्टिकल को मेजर कर रहे हैं वो उस स्टेट है, और राइट में जिनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है उनका सुपरपोजिशन है। अब जिस स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालना है और जिसमें मेजर कर रहे हैं, जिसमें प्रोबेबिलिटी निकालना है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जिसमें मेजर कर रहे हैं वो उसके मल्टीप्लाई में है, और इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। फिर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये फॉर्म प्लेस कर दीजिए, आगे मैथमेटिकल इंटीग्रल आप सॉल्व करें। ये पार्ट चाहे तो आप प्रॉब्लम में आप स्किप कर सकते हैं, सिर्फ इस कोफिशिएंट पे चले जाइए, चेक कर लीजिए C1 में यही कोफिशिएंट मैंने यूज किया और C2 के लिए ये पार्ट आपने यूज किया। कहाँ पे रिजल्ट नॉन जीरो आएगा कोफिशिएंट का, वो आपको हिंट कर दिया कि वेव फंक्शन रीजन वाइज डिफाइंड है, जहाँ पे प्रोडक्ट इंटीग्रेंड नॉन जीरो बनेगा वो टर्म कंप्यूट करेगा। आप सेपरेटली जिनको डाउट होगी 0 to b मैंने क्यों लिया, 0 to 4a क्यों नहीं लिया, वो आप चेक कर लीजिए। आप 0 to 4a लीजिए, फिर आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन फॉर्म प्लेस करिए, तो नॉन जीरो कंडीशन से 0 to a के लिए ही बनेगा। वो आपको मैंने हिंट कर दिया। psi n स्टार phi1 का प्रोडक्ट जहाँ पे नॉन जीरो बनेगा, कब नॉन जीरो होगा, जो दोनों फंक्शन नॉन जीरो होंगे, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन सॉल्व करना होगा। पेज नंबर, हाँ जी सर, प्रोबेबिलिटी निकालने के पहले कोएफिशिएंट का मोड करेंगे फिर स्क्वायर करेंगे। सर ऐसे तो कभी कभी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी आ सकती है ना, जब इमेजिनरी टर्म हो। अब से पहले ये कंसेप्ट मोर देन 50 टाइम्स मैंने बोल भी दिया प्रॉब्लम के थ्रू, आर्टिकल के थ्रू। Yes, आपको sir. डाउट क्या है वो बोल दीजिए। मैंने कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर बताया, और कहाँ पे कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर नेगेटिव बनेगा वो एग्जांपल बता दीजिए जहाँ आपने फेस किया है। मैंने तो कहीं नहीं फेस सर किया। कोई कोएफिशिएंट है -3i/2। -3i/2। अब बोलिए। हाँ सर इसका मोड स्क्वायर, अगर आपको ये मॉड स्क्वायर करना नहीं आता ना, तो आपको मैथमेटिक्स आता है ना क्वांटम आता है। ये कितनी बार मैंने आपको खुद से भी बताया होगा एग्जांपल लेके। अब आप बताइए कहाँ पे मॉड स्क्वायर नेगेटिव आ रहा है, बोलिए जो पूछ रहे थे। सॉरी सर, आप खुद से कुछ भी सोचते रहेंगे तो ऐसे तो कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा ना। जो मैं बोल रहा हूँ उस पर अप्लाई तो करके देखिए। आप अप्लाई गलत करेंगे, इतने बेसिक पार्ट में मिस्टेक करेंगे तो कहाँ क्वांटम आपको आ पाएगा।
सिंपल स्क्वायर, मैंने बार बार बोला कि जहां क्वांटम में मॉड स्क्वायर है वहां मॉड स्क्वायर करिए, सिंपल स्क्वायर कर लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, मॉड स्क्वायर तो कभी साइन चेंज नहीं हो रहा। अगर फिर भी आपका साइन नेगेटिव आता है तो आप सिंपल स्क्वायर कर रहे होंगे, मॉड स्क्वायर नहीं कर रहे। पेज नंबर 43 प्रॉब्लम नंबर 2 स्टेटमेंट रीड करिए और ट्राई करिए। पेज नंबर 43 प्रॉब्लम नंबर 2। A particle of mass m in one dimension, infinite potential well extending from minus L by 2 to plus L by 2. The particle is in its ground state given by psi 0. यहाँ पे वेव फंक्शन का फॉर्म आपको डिफाइन है इस गिवन पोटेंशियल के लिए। अगर ये क्वेश्चन में नहीं भी गिवन होता तो आपको कंफर्म होता कि ये फॉर्म बनेगा ग्राउंड स्टेट के लिए। The walls of the box are moved suddenly to form a box extending from minus L to plus L. तो जब ये साइज को चेंज करेंगे, इस पर्टिकुलर ग्राउंड स्टेट के लिए पार्टिकल का एनर्जी था पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर। चाहे तो आप ये नोटेशन को आप चाहे इजी लें चाहे इवन लें, नोटेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये वैल्यू और ये फॉर्म मैच करना चाहिए। अब जैसे ही साइज को चेंज करेंगे पार्टिकल का एनर्जी तो यही रहेगा, बट ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो मोर देन वन स्टेट में कंट्रीब्यूट करेंगी, तो प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स को आप फाइंड करेंगे, वो वैल्यू पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर से मैच करेगा, जिसके लिए हमें सुपरपोजिशन की रिक्वायरमेंट है। प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू सम ओवर ऑल स्टेट्स हम कब करते हैं, जब वहां पे एक से ज्यादा एनर्जी आइगन फंक्शन का कंडीशन इंक्लूड हो रहा हो। तो न्यू पोटेंशियल के लिए जो वेव फंक्शन फॉर्म बनेगा उसको अब की बार मैंने फाई एन लिया न्यू के लिए, क्योंकि हमें साइज चेंज करके एग्जैक्टली नहीं पता कि पार्टिकल किस स्टेट में है। अब नॉर्मलाइजेशन फैक्टर को करेक्टली नोट करने के लिए रूट 2 बाई विड्थ, और विड्थ अब की बार हो गया साइज को डबल कर रहा है, माइनस एल टू प्लस एल जा रहा है, तो विड्थ हो गया ट्वाइस है। अब ये फॉर्म कॉस भी हो सकता है और साइन भी हो सकता है, क्योंकि सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, ये आपको पहले डिस्कस किया हुआ है, मोर टाइम ये कंसेप्ट भी आपको यूज हो गया कि कॉस भी हो सकता है और साइन भी हो सकता है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिक्वायर्ड होगा वो आप यूज कर सकते हैं। ये एन ऑड के लिए और ये एन इवन के लिए। Inside the well, x lies between minus L to plus L, otherwise 0. अब चाहे तो इसको सुपरपोजिशन को नोट कर लें, चाहे आप डायरेक्ट नोट कर लें, कोफिशिएंट की वैल्यू जो रिक्वायर्ड होगा वो आप फाइंड कर सकते हैं। चाहे ये सुपरपोजिशन नोट करें या यहाँ से आप जिस पार्ट के लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है वो आप नोट कर सकते हैं। फाइंड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पार्टिकल विल बी इन ग्राउंड स्टेट आफ्टर दिस एक्सपेंशन। देखो अगर यहाँ पे n+1 ले रहे हैं आर्गुमेंट में, तो यहाँ पे फिर से 0 ले सकते थे, बट मैंने ये फॉर्म आपको ओनली फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये यूज कर लिया। तो हमें ग्राउंड स्टेट के लिए C1 चाहिए, गिवन स्टेट का साई 0 और जिस स्टेट में मेजर करना है वो है फाई 1, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट साई 0 dx इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। अब डेफिनेशन के कॉरस्पॉन्डिंग आप चेक करें माइनस L/2 से प्लस L/2। अब आपको यहाँ पे कंफर्म है कि इस फॉर्म में n को 1 करेंगे तब कॉस फॉर्म बनेगा, ग्राउंड स्टेट के लिए कॉस फॉर्म बनेगा, और जो नॉन जीरो कंडीशन बनेगा वो माइनस L/2 से प्लस L/2 के लिए बनेगा, बाकी के लिए कंडीशन 0 हो जाएगा। तो रूट 2 बाई एल और इस फैक्टर से 1 बाई रूट एल।
cos पाई x बाई एल cos पाई x बाई 2l dx। ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। तो यहाँ से रूट एल मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर रूट एलिमेंट हो जाएगा। अब चाहे तो ये पार्ट x को माइनस एक्स करें तो ये फॉर्म अनचेंज है, चाहे तो 0 to l बाई 2 के लिए भी इसको कन्वर्ट करते हैं, या आप ऐसे चीज कर सकते हैं। तो रूट 2 बाई एल और 2 मल्टीप्लाई कर लिया, 2 डिवाइड कर लिया, तो 2 cos a cos b का एक्सप्रेशन अगर आप यूज करेंगे तो cos फैक्टर को आपको ऐड करना है, पाई प्लस पाई बाई यहाँ पे जो फैक्टर है 2l है, x बाई एल कॉमन ले लिया तो पाई प्लस पाई बाई 2 cos पाई माइनस पाई बाई 2 x बाई एल, इंटीग्रेशन लिमिट माइनस एल बाई dx, रूट 2 बाई 2l। फर्स्ट टर्म का इंटीग्रल किया, साइन पाई प्लस पाई बाई 2 x बाई एल डिवाइडेड बाई पाई प्लस पाई बाई 2 1 बाई एल। ये लिमिटिंग वैल्यूज प्लेस कर लीजिए, आपको कोफिशिएंट का आइडिया मिल जाएगा। जैसे अपर लिमिट प्लेस करेंगे तो ये प्लस एल बाई 2 इंक्लूड किया तो एल एडजस्ट हो गया, 1 बाई 2 पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 4 बनेगा। यहाँ पे भी पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, ऐसे लोअर लिमिट पे माइनस थीटा पार्ट बन जाएगा। तो ये टर्म को पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 इस रूट 2 को एडजस्ट कर देगा, बाकी फैक्टर ये एल कैंसिल आउट हो गया। तो ये फॉर्म आप कंपेयर कर लीजिए, 8 बाई 3 पाई बन रहा होगा। कोफिशिएंट मॉड स्क्वायर करेंगे तो 8 बाई 3 पाई होल स्क्वायर। जो लास्ट थोड़ा मैंने डिस्कस किया उसी के इक्विवेलेंट यहाँ पे स्टेप्स फॉलो करना है, ओनली बेस फंक्शन का फॉर्म और लिमिट चेंज हो रहा है। तो क्यों सुपरपोजिशन रिक्वायर्ड था, कैसे स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो आपको यहाँ पे मैंने हिट कर दिया। पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 20, पेज नंबर 40 प्रॉब्लम नंबर 20, स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए। The wave function of a free particle of mass m constrained to move in the interval x lies between minus L2 plus L। यहाँ पे पोटेंशियल फॉर्म पहले डिफाइन किया कि पार्टिकल इसके इनसाइड में रेस्ट्रिक्ट है मूव करने के लिए, x lies between minus L2 plus L। और इस फॉर्म के लिए आपको एनर्जी भी पता है और वेव फंक्शन भी पता है, नॉर्मलाइज फॉर्म n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m विड्थ स्क्वायर। नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन, फिर से साइन और कॉस फॉर्म दोनों पार्ट रिक्वायर्ड हो सकता है। ये रिपीटेड स्टेप्स इग्नोर करना, आपको डायरेक्ट नोट करना आना चाहिए, बट फिर से कोई क्वेश्चन अराइज करेगा कि कैसे कॉस लिया साइन क्यों नहीं लिया, इसलिए मुझे ये रिपीट करने पड़ रहा है। ये एन ऑड के लिए, ये इवन के लिए, इनसाइड द वेल x lies between minus L2 plus L, अदरवाइज ये। अब ये फर्स्ट स्टेटमेंट जो नोट किया था, द वेव फंक्शन ऑफ ए फ्री पार्टिकल ऑफ मास m कंस्टेंट टू मूव इन द इंटरवल x lies between minus L2 plus L, इतने स्टेटमेंट तक आपको ये इन्फॉर्मेशन पता है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। इज साई x इज इक्वल टू a l plus x multiplied by l minus x, where a is normalization constant। The probability that the particle will be found to have the energy pi square h cross square by twice ml। अब की बार ये वर्ड यूज नहीं किया कि ग्राउंड स्टेट के लिए, फर्स्ट एक्साइज स्टेट के लिए, सेकंड एक्साइज स्टेट के लिए, वो आपको पार्टिकल की एनर्जी दिया है, उस एनर्जी में आप चेक करें वो किस पार्ट से मैच करेगा। देखो अब से पहले जितनी भी आपको प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किया है, इस पोटेंशियल में आप कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे थे, आपने वेव फंक्शन फाइंड किया, ओल्ड वेव फंक्शन और न्यू वेव फंक्शन। अब की बार आपको कंडीशन नहीं दिया कि क्या चेंज कर रहा है, अब की बार वो कंडीशन अप्लाई करके वेव फंक्शन दिया हुआ है। अब इस स्टेट में आप मेजर कर रहे हैं, बट ये स्टेट को आप इनके सुपरपोजिशन में नोट करेंगे, क्योंकि अब से पहले जितनी भी टू प्रॉब्लम्स नोट किया था पार्टिकल बॉक्स एक्स्ट्रा कंडीशन पोज करके, सम कंडीशंस तो होंगे पोटेंशियल फॉर्म से, जैसे यहाँ पे बाउंड्री पे इनफाइनाइट पोटेंशियल है और इनसाइड द वेल पोटेंशियल 0 है, ये नॉर्मल कंडीशंस हो गई। एक्स्ट्रा कंडीशन सपोज क्या कर रहे थे कि जैसे साइज को चेंज कर रहे थे, अब की बार कंडीशन नहीं दिया कि क्या करना है, जस्ट उस कंडीशन के थ्रू आपको ये वेव फंक्शन का फॉर्म पता चलता है। और
लास्ट प्रॉब्लम में मेंशन था कि इनिशियली चेंज करने से पहले, एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करने से पहले पार्टिकल ग्राउंड स्टेट में था, तो यहाँ पे आपने n को 1 फाइंड कर लिया, बट अब की बार कंफर्म नहीं है। जब कंफर्म नहीं है तो n की वैल्यू 1 2 3 4 किसी के लिए भी पार्टिकल हो सकता था जब चेंज कर रहे थे, एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज कर रहे थे। अब यहाँ पे n नहीं है, तो इसका सुपरपोजिशन भी करेंगे तो सिर्फ ये कांस्टेंट मॉडिफाई होगा, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो सुपरपोजिशन का इफेक्ट कब आता है, कब सुपरपोजिशन करना होता है, जब मोर देन वन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी होती है। मोर देन वन स्टेट्स की पॉसिबिलिटी कहाँ पे है, अब इस पार्ट के लिए इसको सुपर इंपोज करें। अब यहाँ पे C1 प्लस C2 5 प्लस C3 5 3 लाइक दिस स्टेट का सुपरपोजिशन होगा। अब हमें देखना है कि किस स्टेट का कोफिशिएंट चाहिए, किस स्टेट की वोल्टी कैलकुलेट करना है। अब पार्टिकल की एनर्जी को चेक करें कि किस स्टेट में मैच करेगा ये एनर्जी। पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस ml स्क्वायर दिया है। अब यहाँ पे चेक करिए, ये n इक्वल्स 2 के लिए मैच करेगा। n को यहाँ पे अगर 2 कर दें तो ये 4 फैक्टर एडजस्ट हो जाएगा, तो आपको ये कंफर्म हो गया। अब इस एनर्जी नोटेशन में वो 2 से मैच करता है, तो हमें यहाँ पे एनर्जी, इस एनर्जी की वोल्टी कैलकुलेट करने का मीनिंग क्या है कि हमें phi2 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टी निकालना है, और phi2 के कॉरस्पॉन्डिंग वोल्टी निकालने के लिए हमें C2 कैलकुलेट करना है। इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस, जिस स्टेट में वोल्टी कैलकुलेट करना है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, जिसमें मेजर कर रहे हैं उसका प्रोडक्ट, ठीक है। ये डायरेक्ट आपको रिक्वायर्ड नोट करना आना चाहिए। इस सुपरपोजिशन की जरूरत है जब आपको सब्जेक्टिव अप्रोच पे क्वेश्चन होता है, बाकी तो आपको ये कैलकुलेट करना है, ये डायरेक्ट नोट करना आना चाहिए। अब आप यहाँ पे चेक करें, ये जो कंडीशन होगा, ये प्रोडक्ट कब नॉन जीरो है, जब ये प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस एल से प्लस एल के लिए प्रोडक्ट नॉन जीरो है, बाकी ये टर्म जीरो होने से ये प्रोडक्ट वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो माइनस एल से प्लस एल, और जैसे ही आपने एन को 2 किया तो एन 2 इवन वाली कंडीशन को फॉलो करेगा, तो यहाँ पे साइन होगा, तो 1 बाई स्क्वायर रूट एल साइन एन को 2 किया तो पाई एक्स बाई एल बन गया, एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये मल्टीप्लाई कर दिया, ये कॉन्स्टेंट आउटर में आ गया। अब लिमिट इक्वल अपोजिट है, और इंटीग्रेंड को आप कंपेयर करिए, ये टर्म इवन है और साइन फंक्शन ऑड है, टोटल इंटीग्रेंड का प्रोडक्ट ऑड बन गया, और ऑड होने से ये जेड जीरो, कोफिशिएंट जीरो, देन रिक्वायर्ड वोल्टी फॉर द गिवन एनर्जी ये जीरो बन गया, और ये फर्स्ट ऑप्शन में। तो कभी आपको कंडीशन देगा, उस कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग आपको वेव फंक्शन कैलकुलेट करना होगा, कभी आपको डायरेक्ट वेव फंक्शन दिया होगा जिसमें आप मेजर करेंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम सर, इसमें सर ये C2 जो कैलकुलेट किया एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। अब आप यहाँ पे ये चेक करिए, phi1 phi2 phi3 phi4 अप टू phi इनफाइनाइट, जिस एनर्जी की वोल्टी मैच कैलकुलेट करना है, ये एनर्जी इस एक्सप्रेशन में n की किस वैल्यू से मैच करेगा, पहले ये कंफर्म कर लीजिए। सर 2 की वैल्यू से, ये तो कंफर्म है 2 के मैच करता है, E2 से मैच करता है, और E2 एनर्जी phi2 में मिलेगा। जब phi2 की वोल्टी में कैलकुलेट करना है तो हमें C2 की रिक्वायरमेंट है, और C2 की रिक्वायरमेंट के लिए जिस स्टेट में वोल्टी कैलकुलेट करना है उसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जिसमें मेजर कर रहे हैं वो SH, तो ये डेफिनेशन C2 के लिए आपको। अब इस n की वैल्यू यहाँ पे प्लेस करिए 2, और साई आपको यहाँ पे दिया हुआ है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, रेंज वाइज आप ओपन करते चले जाइए तो नॉन जीरो कंडीशन सिर्फ माइनस एल से प्लस एल के लिए मिलेगा, और माइनस एल से प्लस एल के लिए जब लिमिट इक्वल अपोजिट है तो हम इंटीग्रल करने से पहले एक बार ये कंफर्म कर लें कि कहीं इंटीग्रेंड ऑड तो नहीं बन रहा, क्योंकि इंटीग्रेंड ऑड होगा तो रिजल्ट जीरो बन जाएगा, लास्ट में कैलकुलेट करके टाइम लगेगा और तभी जीरो कंफर्म होगा। तो अब ये चेक कर लीजिए इंटीग्रेंड ऑड है तो ये कोफिशिएंट जीरो, मॉड स्क्वायर किया तो वोल्टेज जीरो। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम नोट करेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m in one dimension infinite potential है, defined as v function of x is equal to 0 for x lies between 0 to a, otherwise infinite। अब यहाँ पे फिर से पार्टिकल की स्टेट का कोई रेफरेंस नहीं है कि ग्राउंड स्टेट में है, फर्स्ट क्लास स्टेट में है या सेकंड क्लास स्टेट में। अगर रेफरेंस देगा तो उसके अकॉर्डिंग से फॉलो करेंगे, जब रेफरेंस नहीं होगा तो कोई भी nth स्टेट आप यूज कर सकते हैं, और जब एक से ज्यादा स्टेट का पार्ट होगा तो आप दैट पार्ट से सुपरपोजिशन कर सकते हैं, जनरल सॉल्यूशन नोट करने के लिए, जनरल फॉर्म नोट करने के लिए। अब इसी में आगे एक्स्ट्रा कंडीशंस, ये तो पोटेंशियल से कंडीशन हो गया कि पार्टिकल 0 टू a के इनसाइड में फ्रीली मूव करेगा और आउटसाइड a नहीं जाएगा, 0 पे a पे बाउंड्रीज हैं, वहां पे इनफाइनाइट फोर्स लगेगी। अब इसके आगे कंडीशंस फिर से एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करने के लिए स्टेटमेंट नोट करेंगे, ए पार्टिकल ऑफ मास m इन दिस पोटेंशियल स्टार्ट्स आउट या स्टार्ट्स इट्स मोशन in the left half of the potential well, left half of the well, and is equally likely to be found in that region।
इस स्टेटमेंट में ये एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज किया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग वेव फंक्शन फाइंड करें। फाइंड द प्रोबेबिलिटी और कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन nth स्टेट। ये स्टेटमेंट मैंने नोट कर दिया, एक बार स्टेटमेंट को रीड कर लीजिए, फिर डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट रीड कर लिया होगा। अब इस पोटेंशियल के लिए आपको एनर्जी और नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फॉर्म नोन है। स्क्वायर रूट 2 बाई विड्थ साइन n पाई x बाई a इनसाइड द वेल, अदरवाइज जीरो। अगर ये एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज नहीं करेंगे तो ये नॉर्मलाइज वेव फंक्शन होगा इस पोटेंशियल फॉर्म के लिए, और एनर्जी होगा n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m स्क्वायर। बट इसमें आप एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करें। ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये पोटेंशियल और इस पोटेंशियल को आप टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए लिमिट नोट कर लेंगे। ये जीरो और ये x इक्वल टू a, और इसका टू पार्ट में इक्वली डिवाइड किया, फिर टू लेफ्ट हाफ और राइट हाफ में कन्वर्ट। ये लेफ्ट हाफ के लिए लिमिट है 0 टू a बाई 2 और राइट हाफ के लिए लिमिट है a बाई 2 टू a। कल प्रोबेबिलिटी के लिए भी आपको ये नहीं बता के ये वर्ड यूज किए थे। यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, यहाँ पे पोटेंशियल इनफाइनाइट है, इनसाइड में पोटेंशियल जीरो। बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज किया कि पार्टिकल जब इसमें पहले तो चॉइस था कि पार्टिकल किसी भी पोजीशन से स्टार्ट कर सकता था अपना मोशन, तब साइन फॉर्म बन रहा था। बट अब की बार यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन अप्लाई किया कि लेफ्ट हाफ में स्टार्ट करता है। सपोज 0 टू a बाई 2 भी किसी भी पोजीशन पे पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करे, और जब स्टार्ट करेगा तो एक्स्ट्रा कंडीशन के करस्पॉन्डिंग वो पार्टिकल अब इधर नहीं होगा, यहाँ पे कभी नहीं होगा पार्टिकल। a बाई 2 टू a के किसी पोजीशन पे पार्टिकल नहीं है, आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट्स आउट इन द लेफ्ट हाफ ऑफ द वेल एंड इज इक्वली लाइकली टू बी फाउंड इन दैट रीजन। तो यहाँ पे ये जो वेव फंक्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके फाइंड करेंगे वो यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। a बाई 2 टू a के लिए वो जीरो होगा। अब इस कंडीशन में इक्वली लाइकली टू बी फाउंड इन दैट रीजन का है, तो 0 टू a बाई 2 के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, जो न्यू वेव फंक्शन है वो स्टेटमेंट में मेंशन किया है। इक्वली लाइकली टू बी फाउंड इन दैट रीजन का मीनिंग क्या है कि ऑल पोजीशंस बिटवीन 0 टू a बाई 2 प्रोबेबिलिटी इक्वल है फॉर ऑल पोजीशंस। और इक्वल होने का मीनिंग क्या है कि प्रोबेबिलिटी पोजीशन से इंडिपेंडेंट बनेगा। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन बनेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनेगा पोजीशन। बट कहाँ पे इंडिपेंडेंट होगा? 0 टू a बाई 2 के लिए। राइट के लिए वो अलाउड नहीं, ये टर्म राइट में प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये प्रोबेबिलिटी के लिए आपको हिंट हुआ। अब सपोज यहाँ से ये कोई कांस्टेंट आपने एज्यूम कर लिया। अब साई की डिफरेंट चॉइस हो सकती है मॉड स्क्वायर में। साई भी कांस्टेंट हो सकता है, साई भी इंडिपेंडेंट पोजीशन हो सकता है। इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तो फिर से इंडिपेंडेंट हो गया। तो सपोज मैंने साई को कोई कांस्टेंट ले लिया है, तो ये कांस्टेंट साई के लिए आपको आफ्टर इंपोजिंग एक्स्ट्रा कंडीशंस ये वेव फंक्शन के लिए हिंट हो गया। बट अभी कैपिटल ए अननोन है, और ये फाइंड करने के लिए आप यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन अगर आप अप्लाई करें इस पर्टिकुलर फॉर्म के लिए, तो ये कांस्टेंट ए की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। इस नॉर्मलाइजेशन कंडीशन में इस रेंज वाइज वैल्यूज जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अदर देन दिस लिमिट ये वेव फंक्शन जीरो बनेगा। कंडीशन इंटीग्रेशन से एक्सक्लूड हो जाएगा, ओनली 0 टू a बाई 2 के लिए नॉन जीरो कंडीशन। और जैसे ही आपने ये फॉर्म प्लेस किया तो यहाँ से आपको a मॉड स्क्वायर की वैल्यू कंफर्म हो गया 2 बाई a। तो a की चॉइस आप ले सकते हैं रूट 2 बाई a। तो आपको नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का आइडिया मिल गया आफ्टर एक्स्ट्रा कंडीशन रूट 2 बाई a फॉर x लाइज बिटवीन 0 टू a बाई 2 अदरवाइज जीरो। अब आपके पास न्यू फंक्शन भी है और ओल्ड फंक्शन भी है, तो आपको कोफिशिएंट चाहिए nth स्टेट में फाइंड करने के लिए फाई n स्टार साई dx। अब ये कोफिशिएंट फाइंड कर लीजिए। 1 मिनट वेट करिए, ट्राई।
कोफिशिएंट फाइंड हो गया, 2/n5 कंपेयर कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 0 to a/2 के लिए कंडीशन नॉन जीरो बनेगा, प्रोडक्ट 0 to a/2 के लिए नॉन जीरो है, बाकी पार्ट के लिए जीरो बन जाएगा। √2/a वेव फंक्शन साई एक्स का फॉर्म है 0 to a/2 के लिए, और √2/a इस वेव फंक्शन में है। आउटसाइड इंटीग्रेशन √2/a स्क्वायर हो गया, साइन n पाई x बाई a dx, और इंटीग्रल किया तो माइनस कॉस n पाई x बाई a डिवाइडेड बाई n पाई बाई a, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to a/2। अब यहाँ से ये a कैंसिल आउट हो गया। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कोफिशिएंट की वैल्यू नोट कर रहा हूँ, 2/n पाई ये n पाई आउटर में नोट हो गया। अब यहाँ पे लोअर लिमिट पे ये माइनस के साथ वैल्यू प्लस बनेगा, और x को 0 किया तो cos 0 दैट इज 1। अपर लिमिट के लिए x को a/2 प्लेस किया तो ये n पाई बाई 2 cos n पाई बाई 2, ये कोफिशिएंट की वैल्यू बनेगा। अब ये कोफिशिएंट n के कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंट वैल्यूज हो सकती हैं। 2/n पाई ये cos n पाई बाई 2 0 बन सकता है जब n वैल्यू को आप ऑड ले रहे हो। 1 3 5 दीज वैल्यूज ले रहे होंगे तो ये cos पाई बाई 2 ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 0 बनेगा, ये 2/n पाई बनेगा। पर जैसे ही आप n को इवन लेंगे तो इवन में भी डिफरेंट कैटेगरीज होंगी। अगर n वैल्यू 2 6 10 14 अगर ये वैल्यूज होंगी तो ये 2 से डिवाइड होगा, तो 2 के डिवाइड होने के बाद जो फॉर्म बनेगा, रिजल्ट बनेगा, वो ऑड आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि इवन वैल्यूज 4 से डिविजिबल हो, ये वैल्यूज 4 से डिविजिबल नहीं है, 4 से डिविजिबल होंगी तो 4 8 12 16 लाइक दिस वैल्यूज हो सकती हैं। जैसे ही आपने ये वैल्यूज प्लेस किया 4 से डिविजिबल हुआ तो ये वैल्यू इसके कॉस के आर्ग्यूमेंट में ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा, और इवन मल्टीपल ऑफ पाई वैल्यू +1 बनेगा, और 1 - 1 0 हो जाएगा। पर जैसे ही ये वैल्यूज कंसीडर करेंगे 2 6 10 14, तो जब 2 से डिवाइड किया तो ये ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बनेगा जो -1 कंट्रीब्यूट करेगा, और -1 इस क्रम में जब प्लेस करेंगे तो ये 1 - cos n पाई बाई 2 ट्वाइस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 4/n पाई बन सकता है। तो इवन वैल्यू में सेम वैल्यू नहीं आ रहा है, n की इवन वैल्यू के लिए 2 वैल्यूज आ रही हैं, कब वो 4 से डिविजिबल है, कब 4 से डिविजिबल नहीं है। जब प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो कोफिशिएंट का मॉड स्क्वायर, अब ये प्रोबेबिलिटी वैल्यूज यहाँ पे 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, 16/n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड 0। n वैल्यू ऑड है तो 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर, जिस स्टेट के लिए पूछा होगा आप n वैल्यू प्लेस कर देंगे। अगर n वैल्यू इवन है बट 2 6 10 14 लाइक दिस वैल्यूज हैं तो 16/n स्क्वायर पाई स्क्वायर। अगर n वैल्यू इवन है और 4 से डिविजिबल है तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी वैल्यू 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे फिर से लास्ट 2 प्रॉब्लम्स में जाइए, और जो उससे पहले 2 प्रॉब्लम्स मैंने डिस्कस किए हैं, यहाँ से आपको ये प्रॉब्लम में जो सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे, या तो स्टेट दिया था क्वेश्चन में सुपरपोजिशन फॉर्म में, या सिंगल स्टेट था, एक्सपेक्टेशंस फाइंड किए, प्रोबेबिलिटीज फाइंड की। बट इसके आगे आप चेक करिए, जब से ये प्रॉब्लम डिस्कस किया है, आपको इस पोटेंशियल फॉर्म को मेंटेन रखा, पोटेंशियल पे कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज किया, तो लास्ट दीज 2 प्रॉब्लम में आपको एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज किया हुआ था। अब दीज प्रॉब्लम्स में जाइए, इस प्रॉब्लम में इस पोटेंशियल पे एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके ये वेव फंक्शन दिया है। यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में कंडीशन दिया है, क्या कंडीशन इंपोज कर रहे हैं, उस कंडीशन में फॉर्म ये मेंटेन नहीं। अब की बार ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि पार्टिकल का सिर्फ साइज को आप चेंज कर दे रहे हैं और वेव फंक्शन फिर से साइन फॉर्म पर डिपेंड करेगा। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज कर दिया कि प्रोबेबिलिटी पोजीशन से इंडिपेंडेंट है, इक्वली लाइकली टू बी फाउंड इन दैट रीजन, तो उससे साइन फॉर्म अलाउड नहीं होगा, और अलाउड नहीं होगा उस कंडीशन में ये फॉर्म वेव फंक्शन का कैलकुलेट करेगा। अगर हो सकता है कभी ये वेव फंक्शन गिवन होगा तो आपको ये कोफिशिएंट कैलकुलेट करने में फिर से सिंगल स्टेप्स होगा। तो 2 डिफरेंट वे में प्रॉब्लम्स हैं, या तो वेव फंक्शन एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके दिया होगा, या आपको एक्स्ट्रा कंडीशंस दी होंगी तो उन कंडीशंस को इंपोज करके वेव फंक्शन का फॉर्म डायरेक्ट अगर फाइंड हो जाता है तो डायरेक्ट नोट कर लेंगे, या आपको कैलकुलेट करना है। जब वेव फंक्शन कैलकुलेट हो जाएगा तब आप आगे कोफिशिएंट फाइंड करेंगे और मॉड स्क्वायर से प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 14, पेज नंबर 49, प्रॉब्लम नंबर 14। एक बार स्टेटमेंट रीड कर लीजिए। A particle is confined in one-dimensional box of unit length L is equal to 1 in a potential V function of x is equal to 0 if x lies between 0 to 1, otherwise infinite.
द एनर्जी आइगन वैल्यूज ऑफ दिस पार्टिकल आर डिनोटेड बाय E0 E1 E2 E3। देखो यहाँ पे n वैल्यू को 0 से स्टार्ट कर रहा है, और जब 0 से स्टार्ट कर रहा है तो एनर्जी एक्सप्रेशन ये आप चेक करिए। आज आपको ब्रेक से पहले जब पार्टिकल बॉक्स जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था स्टार्टिंग में आज, तो मैंने ये पार्ट के लिए हिंट भी किया हुआ है, चाहे जो पार्ट कोई रिलेट कर पाए। ये स्लाइड पे आप एक बार आपको ये हिंट किया था। मोस्टली प्रॉब्लम में मैंने ये फॉर्म यूज किया है, ये एनर्जी का फॉर्म यूज किया। और ये आर्टिकल में आपको लास्ट लेक्चर में हिंट किया था कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी नॉन जीरो होती है और एन वैल्यू जीरो अलाउड नहीं है इस फॉर्म के लिए। एन वैल्यू आपको ये हिंट किया कि 1 से स्टार्ट किया, बट इसी में आपको ये हिंट किया कि प्रॉब्लम में मेंशन करेगा कि एन 0 से स्टार्ट हो रहा है, तब ये फॉर्म मॉडिफाई हो जाएगा, n+1 फॉर्म बनना है। तो आपकी चॉइस है, या तो कंपेयर कर लें कि अगर एन 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस नोटेशन में क्या स्टेट बनेगा, या आप अगर 0 ले रहे हैं तो ये फॉर्म आप यूज कर देंगे। प्रॉब्लम के जो प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे उसके स्टेटमेंट में आपको ये हिंट किया हुआ कि एन वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इस प्रॉब्लम में n E0 E1 E2 E4 या लाइक दिस नोटेशंस दिए हैं, तो मिनिमम वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है। या तो कंपेयर करें कि किसी स्टेट के लिए पूछा है n 1 से अगर स्टार्ट कर रहा है, अगर नहीं आप कंपेयर कर पा रहे तो आप नोटेशन लाइक दिस यूज करिए, n+1 स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस m विड्थ स्क्वायर, विड्थ इन दिस केस इज 1। देन नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन फॉर दिस गिवन पोटेंशियल इज स्क्वायर रूट 2 बाई विड्थ, विड्थ इज 1 साइन, इसके आर्गुमेंट में आप फिर से n+1 आप यूज करेंगे, पाई x बाई विड्थ, और x लाइज बिटवीन 0 to 1 अदरवाइज 0। क्वेश्चन में जो आपको डेफिनेशन दिया है पोटेंशियल का उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्म मैंने नोट कर लिया। इन ए पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट द वेव फंक्शन ऑफ दिस पार्टिकल एट टाइम t इज इक्वल टू 0 इज गिवन बाय psi x। अब आपको इस पोटेंशियल फॉर्म में सम कंडीशन एक्स्ट्रा इंपोज किया है और ये वेव फंक्शन का डेफिनेशन दिया है, कंडीशन नहीं बताया क्या कंडीशन इंपोज करना है। अब आप यहाँ पे इस पार्ट पे चले जाइए जो मैंने लास्ट प्रॉब्लम डिस्कस किया है। यहाँ पे एक ही वैल्यू को 1 कर दीजिए, सेम पोटेंशियल फॉर्म हो गया, ओनली n चेंज है। ये जो वेव फंक्शन दिया है इसमें a को 1 करेंगे, अब चेक कर लीजिए सेम वेव फंक्शन आपको यहाँ पे ये डिफाइन किया हुआ है। मैंने कंडीशन नोट कराया तो वेव फंक्शन फॉर्म कैलकुलेट कराया, बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में वेव फंक्शन डिफाइन किया हुआ है, एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके कंडीशन नहीं दी। स्टेटमेंट आगे कंटिन्यू करते हैं। इफ साइमल्टेनियसली दैट इज एट t इज इक्वल टू 0 a measurement of energy of the particle is made, find 100 p3 where p3 is the probability that measurement will yield the energy e3। अब इस psi x को in terms of सुपरपोजिशन ऑफ दीज स्टेट्स नोट करें, बट अब की बार n वैल्यू 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो C0 50 प्लस C1 51 प्लस C2 52 प्लस C3 53 लाइक दीज पॉसिबिलिटीज आप यहाँ पे नोट करें। अब एनर्जी 50 में E0 है, 51 में E1 है, 52 में E2 है और 53 में E3 एनर्जी है। अब आप चेक करिए P3 प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए आपको एनर्जी E3 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, वेयर P3 इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मेजरमेंट विल यील्ड द एनर्जी E3, और E3 कब मिलेगा जब यहाँ पे ये 53 है, और 53 में आपको C3 फाइंड करना है, 53 स्टार psi dx इंटीग्रेशन ओवर ऑल स्पेस। अब यहाँ पे 0 to 1/2 नॉन जीरो कंडीशन मिलेगा, प्रोडक्ट वैल्यू CPC रेंज में नॉन जीरो बनेगा, √2 ये psi x फॉर्म और √2 इस पर्टिकुलर मल्टीप्लिकेटिव फैक्टर, और जब n को यहाँ पे 0 करेंगे, सॉरी n को जब 3 करेंगे तो साइन का आर्गुमेंट 4 बन जाएगा। अब ये इंटीग्रल माइनस cos 4 पाई x डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटीग्रेशन लिमिट, तो लोअर लिमिट पे cos 0 और अपर लिमिट पे cos 2 पाई बन गया, और cos 0 cos 2 पाई सेम वैल्यू कंप्यूट करेंगे, ये कोफिशिएंट 0 मॉड स्क्वायर भी 0, ये मैंने आपको ऐसे कैलकुलेट करा दिया। बट अगर आपको ये कंपैरिजन करेक्टली आता तो आप यहाँ पे चेक करिए E0 E1 E2 E3 फोर्थ नंबर पे है। अगर n को 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेट के लिए नोटेशन है 53, बट अगर n को 1 से स्टार्ट करते तो आप चेक करिए 1 2 3 4, फोर्थ स्टेट के लिए n को 4 बनता है अगर 1 से स्टार्ट कर रहा है, और 4 के लिए प्रोबेबिलिटी फोर्थ स्टेट की प्रोबेबिलिटी 0 बताया। प्रॉब्लम में मैंने ऑल n वैल्यूज के लिए प्रोबेबिलिटी बताया है, ओनली करेक्ट n वैल्यू के लिए कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट को कंपेयर करना है। यहाँ पे भी आपको चेक कर लीजिए फोर्थ स्टेट की एनर्जी 0 है, और यहाँ पे भी आपको फोर्थ स्टेट की एनर्जी जो रिप्रेजेंटेड किया है E3 और 53 से वो अभी भी 0 है। तो कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट मैच करेंगे, चाहे आप n को 0 से स्टार्ट करें चाहे 1 से स्टार्ट करें, बट जैसे ही आप 0 से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे n को n+1 यूज करना है, ये आपको मैंने आर्टिकल के टाइम पे लिखा है। मैंने आपको कंडीशन नोट कराया था, यहाँ पे वेव फंक्शन गिवन है। तो जब भी एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज किया हो, वेव फंक्शन दिया हो, कंडीशन दिया हो, तो ये भी चेक कर लें जो पोटेंशियल आपको पहले आर्टिकल में डिफाइन करके उसके नॉर्मलाइज वेव फंक्शन का फॉर्म डिफाइन किया हुआ है, अगर वेव फंक्शन उससे डिफरेंट है तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन से रिलेटेड है, और सुपरपोजिशन में किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए पहले कोएफिशिएंट निकालना है, फिर उसका मॉड स्क्वायर करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। जैसे अभी आपको इस प्रॉब्लम में भी आपको ये हिंट किया है कि ये वेव फंक्शन इस पोटेंशियल के लिए मैच नहीं करता, जब मैच नहीं करता तो कहीं ना कहीं वो एक्स्ट्रा कंडीशन में वेव फंक्शन दिया था, इसलिए कोएफिशिएंट निकाला फिर मॉड स्क्वायर किया, और फिर से
एक प्रॉब्लम अभी आपको एग्जाम के लिए डिस्कस किया था, ये वेव फंक्शन इस पोटेंशियल से मैच नहीं करता, इस पोटेंशियल फॉर्म के वेव फंक्शन से मैच नहीं करता। जब मैच नहीं करेगा तो इस पोटेंशियल में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके ये वेव फंक्शन कैलकुलेट होगा, जो वेव फंक्शन दिया। तो बहुत इजी वे है, या तो कंडीशन दिया है, कंडीशन नहीं दिया, वेव फंक्शन डायरेक्ट दे दिया है, तो उस वेव फंक्शन को पहले कंपेयर कर लिए। अब इस पोटेंशियल के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शंस आपने भाई सॉल्विंग श्रोडिंगर इक्वेशन फाइंड किए हैं, अगर उनसे एसएच मैच नहीं करता है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सुपरपोजिशन पे बेस्ड है। पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 23। पेज नंबर 41, प्रॉब्लम नंबर 23। A particle of mass m is confined to a box of unit length in one dimension. स्टेटमेंट में मेंशन किया हुआ यूनिट लेंथ, तो ये वैल्यू 1 हो गया। और इस पोटेंशियल फॉर्म के लिए एनर्जी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई ट्वाइस है, ये एनर्जी बन गया। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन फॉर्म भी आपको कंफर्म हो गया, फाई n स्क्वायर रूट 2 साइन n पाई x इनसाइड द वेल अदरवाइज 0। जैसे ही पोटेंशियल का डेफिनेशन आपको कंफर्म हुआ, आपको नॉर्मलाइज एनर्जी आइगन फंक्शन और कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी का आपको आइडिया होना है। इट इज डिस्क्राइब्ड बाय द वेव फंक्शन साई x स्क्वायर रूट 8 बाई 5 साइन पाई x प्लस साइन पाई x कॉस पाई x। जो वेव फंक्शन दिया है वो आपको ये फॉर्म है। अब आप चेक कर लीजिए, एस तो इससे मैच नहीं कर रहा है, बट आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो लाइक दिस प्रॉब्लम में जो ब्रेक से पहले भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो ये प्रॉब्लम भी सुपरपोजिशन पे बेस्ड थे, बट यहाँ पे आपको कैलकुलेट नहीं करना है, एज सच आप ये फॉर्म को कंपेयर कर पा रहे थे, लेकिन स्टेट का सुपरपोजिशन लिखना है। अब आप यहाँ पे ये पार्ट को आप 2√2 नोट कर सकते हैं, न्यूमरेटर पार्ट को, और डिनोमिनेटर को √5। अब इस √2 को आप इनसाइड में इंक्लूड कर सकते हैं, √2 साइन पाई x प्लस √2, अब इस टर्म को आप नोट कर सकते हैं, साइन ए कॉस ए को साइन 2 थीटा बाई 2। अब ये फॉर्म रिलेट कर लीजिए, 2 बाई √5 दिस टर्म बाई दिस डेफिनेशन फाई 1 एंड दिस टर्म √2 n इक्वल्स 2 के कॉरस्पॉन्डिंग है, दिस इज 1/2 फाई 2। तो यहाँ पे कंपेयर हो गया क्योंकि फॉर्म मेंटेन था, साइन फॉर्म था, इसलिए आपने कंपेयर कर लिया। बट अभी भी एक तरह से जो गिवन वेव फंक्शन है इसको इस सम के सुपरपोजिशन में ही नोट करना है। पहले आप वहाँ पे जनरली सी एन फाई एन लिख ले रहे थे, वहाँ पे क्या स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा वो आपको नहीं पता चल रहा था, कैलकुलेट होकर पता चल रहा है। बट यहाँ पे आपको कंफर्म है कि C1 और C2 नॉन जीरो है, बाकी सारे टर्म जीरो बन जाए। तो अभी भी ये अप्रोच जो पहले आप अप्लाई कर रहे थे, चाहे रीजन आपको अभी जो प्रॉब्लम्स आपने सॉल्व किया वहाँ पे ना कंपेयर हो रहा हो, बट बोथ केस में रीजन सेम है, इसीलिए सुपरपोजिशन में आप ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको फाइंड करना है एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी, और एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए सुपरपोजिंग टर्म्स मेजरिंग ऑपरेटर की आइगन फंक्शन है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड करने के लिए आप प्रोबेबिलिटी इनटू आइगन वैल्यू यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे सेपरेटली P1 1/1 प्लस 1/4 4/5 एंड P2 1/4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4 दैट इज 1/5। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी पता है और आइगन वैल्यूज भी पता है। फर्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 4/5 और आइगन एनर्जी n को 1 करके पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 है। नेक्स्ट स्टेट प्रोबेबिलिटी 1/5 एंड आइगन एनर्जी 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2 है। इसको ऐड कर लीजिए, 4 पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 5 है। सेकंड ऑप्शन कर देंगे। सर इसी क्वेश्चन में सर जैसे इन्होंने नहीं दिया है कि ये वेव फंक्शन किसका आइगन फंक्शन है, तो सर हम एनर्जी मान के कर सकते हैं आसानी से। कौन सा आइगन फंक्शन? तो जैसे आप जो क्वेश्चन ये आइगन फंक्शन किसका है आप बताइए। वैसे सर वही मैं सर कह रही थी कि जो हमने आर्टिकल्स पढ़े सर उसके हिसाब से तो ये एनर्जी हम लोग मान के चलते हैं। नहीं मान के नहीं चले, हमने तो इस पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया तो हमें ये एनर्जी मिला और ये आइगन फंक्शन फॉर्म बना एनर्जी का। अभी भी तो इन्हीं को तो हम रिलेट कर रहे हैं, ये फॉर्म को ही तो रिलेट कर रहे हैं फाई 1 फाई 2 में, तो ये एनर्जी के आइगन फंक्शन है ना। ये सर क्लियर हो गया सर। हाँ जी सर अगर यहाँ पर इसने ये जो वेव फंक्शन यहाँ पर सर दिए ना सर वहाँ से क्वेश्चन में x, अगर सर इसने मतलब कोई कंडीशन ऐसे लिख दी होती फिर हमें सर एक्सपेंड करना पड़ता ना सर। नोन भाई अभी भी एक्सपेंड किया है। अब ये बताइए ऐसा जो फॉर्म दिया था आप क्यों नहीं रिलेट कर पाते हैं, जो मैं बताता हूँ। आपको ये फॉर्म दिया था स्क्वायर रूट 8/5 साइन पाई x मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस कॉस पाई x। क्या ये ऐसा फॉर्म इस वेव फंक्शन से मैच करता है किसी स्टेट के लिए? नहीं करता ना। अब इसी स्टेट को यहाँ पे मैं आपको एक इजी अप्रोच बता दिया कि ऐसे नोट कर सकते हैं, जो आपसे पहले प्रॉब्लम में बताया, बट आप लाइक दिस भी कर सकते थे। आप बताइए लिख सकते थे या नहीं?
अब आप यहाँ से एक्सपेंड कर लीजिए इस सीरीज को, तो आप देखिए कि किन के लिए कोफिशिएंट 0 है और किन के लिए नॉन जीरो है। आपको पता चलेगा कि C1 वैल्यू ये √2/5 बनेगा और C2 वैल्यू 2 या 1/√5 बनेगा। ठीक है, 1/√5 बनेगा, बाकी सारे कोफिशिएंट 0 हो जाएंगे बाई दिस डेफिनेशन। तो चाहे जैसे आप कर लीजिए, कंपेयर करके कर लीजिए, चाहे आप इस सीरीज को एक्सपेंड करके C1 C2 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, या आप इस सीरीज में आप चेक करिए जब ये कोफिशिएंट निकालने के लिए इंटीग्रल चेक करेंगे तो इस पार्ट के साथ जब sin πx मल्टीप्लाई होगा तब कोफिशिएंट नॉन जीरो बनेगा, इस पार्ट के साथ जब sin 2πx मल्टीप्लाई होगा तब ये नॉन जीरो बनेगा। अगर इसमें आप sin 3π sin 4π sin 5 इन लीज टू n के अलावा आप कोई भी साइन मल्टीप्लाई करके होल स्पेस पे इंटीग्रल करेंगे तो कोफिशिएंट ऑर्थोगोनलिटी से 0 बनेगा नहीं बनेगा? यस सर। तो वही पार्ट अभी भी है, चाहे आप उसको कंपेयर कर लीजिए, चाहे जो मेथड आपने बाकी प्रॉब्लम्स में यूज किया उसे ट्राई कर लीजिए, मेथड अभी भी सेम है, बट कब लेस टाइम में क्या पार्ट क्या स्टेप रिक्वायर्ड होगा वो मैंने यहाँ पे फॉलो कर दिया है। अगर यही प्रॉब्लम सब्जेक्टिव अप्रोच होता तो मैं सारी प्रॉब्लम्स में वही स्टेप बताता ना आपको, यही पार्ट बताता जो करेक्ट है। ओके ओके एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर जैसे आपने बताया था कि हम कोसाइन फंक्शन लेते हैं जैसे जब n ओड होता है और साइन फंक्शन लेते हैं जब n इवन होता है। सिमेट्रिक के लिए सिमेट्रिक के लिए सर लास्ट लेक्चर में आपको बहुत पोटेंशियल फॉर्म डिस्कस किए। अगर अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है तो ऑलवेज साइन फॉर्म था। ओके जब सिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है तो n की ऑड वैल्यू के लिए अगर n 1 से स्टार्ट करें तब, अगर n 1 से स्टार्ट करें और n ऑड है तो ग्राउंड स्टेट में cos, फिर फर्स्ट स्टेट में sin, फिर सेकंड स्टेट में cos, अल्टरनेट cos और sin आता था। ऑड वैल्यू के लिए cos था और इवन वैल्यू के लिए sin था। अब आगे बोलिए। ओके सर, ओके थैंक यू। मैं आपको इस स्लाइड से जो ब्रेक के बाद लेक्चर स्टार्ट हुआ है उसके स्लाइड तक ले जाता हूँ। मुझे स्टूडेंट स्लाइड के लिए पूछ रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर आपने जो ब्रेक से पहले क्वेश्चन करवाया था ना जिसमें हमने ब्रैकेट्स निकाले थे 4, हाँ जी, सर एक बार वो वाली स्लाइड दिखाना। हेलो हाँ जी, सर, जो उसमें ब्रैकेट निकाल रहे हैं सर उसके मैं वहीं जा रहा हूँ, उसी पार्ट पे जा रहा हूँ। कहाँ गया साहब? नीचे चला गया ना। हाँ जी, ये पार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन के लिए जो टर्म कह रहे थे, हाँ जी, तो अब बताइए कहाँ पे डाउट है? जो सर हमने 1/2 लिया एक्सपेक्टेशन वैल्यू में आगे वो ये 1/2 लेने का कोई और पर्पज नहीं है, क्योंकि ये स्टेट जो फॉर्म दिया है ये नॉर्मलाइज नहीं है। जब नॉर्मलाइज नहीं होता और ये सुपरपोजिशंस आइगन स्टेट नहीं होते हैं तो हम ब्रैकेट डिवाइड करते हैं। अब इस ब्रैकेट की वैल्यू को निकाल लीजिए, आपको निकालने का तरीका बताया हुआ है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो सर, हाँ जी, सर जो एक क्वेश्चन करवाया है 14 क्वेश्चन करवाया 49 पेज नंबर, उससे पहले एक प्रॉब्लम दिखाई सर आपने सिमेट्री वाली, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में वो पार्टिकल मूव कर रहा है सर, उसमें वो स्टेट तो गिवन ही नहीं है, कौन सी स्टेट है फर्स्ट, तो साइन और कोस में कैसे लेंगे, कौन सा लेंगे? इस वाले पार्ट में देखिए, इस वाले में इसी की तो बात कर रहा है। जी सर। तो आपको यहाँ पे अभी भी डाउट है इतने सारे क्वेश्चंस कराने के बाद, आर्टिकल कंफर्म करने के बाद, इस लिमिट के लिए क्या अभी भी कॉस आएगा? साइन आएगा अनसिमेट्रिक पोटेंशियल सर। आप अब तक इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद, अभी सारे क्वेश्चंस कल से लेके मतलब कल स्टार्ट किया था इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल, उसमें सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक केस कल डिस्कस किए, आज इतने सारे प्रॉब्लम्स में बता दिए, अभी भी ये डाउट है कि कब कॉस लेना कब साइन लेना है। आप ये बताइए, क्या ये नेगेटिव में जा रहा है एक्स वैल्यू यहाँ पे? क्या बाउंड्री नेगेटिव में है? जब नहीं है तो ये अनसिमेट्रिक पोटेंशियल वेल है, और अनसिमेट्रिक में कब मैंने कॉस बताया बताइए? ना तो डेरिवेशन के टाइम में बताया जब आर्टिकल बताया, ना किसी प्रॉब्लम में मैंने यूज किया, तो आपको कहाँ से डाउट हुआ कि कॉस क्यों नहीं लिया? सर डाउट है हाँ जी बोलिए। सर, राइट हाफ में आप जीरो क्यों ले रहे हैं, वो समझ में नहीं आया। अब ये स्टेटमेंट को रीड करिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कंडीशन कहाँ इंपोज किया है? लेफ्ट हाफ में। तो ये कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग जो रिजल्ट है ये सिर्फ उसी चीज में से निकालोगे। हाँ, लेकिन वो तो बोला नहीं वो जीरो होगा राइट हाफ में। हाँ जी, राइट हाफ में जीरो स्पेसिफिकली ऐसा कुछ बोला नहीं। ये जो कंडीशन इंपोज कर रहे हैं वो कहाँ पे कर रहे हैं? लेफ्ट हाफ सर। लेफ्ट हाफ में। तो लेफ्ट हाफ के लिए तो ये कंडीशन के कॉरस्पॉन्डिंग वेव फंक्शन निकालोगे। ओके ओके। जैसे आप साइड को चेंज कर रहे थे, साइड ए से 4 पे ले गए थे, क्वेश्चन मैंने नोट कराया, तो वो क्या ओल्ड वाला वेव फंक्शन आप 4 तक वैलिड करते थे वहाँ पे? क्या वो 4 तक साइन फॉर्म बनेगा? जो जिस कंडीशन में है उसी के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट अप्लाई करोगे ना। यस सर। ओल्ड वाले के लिए कंडीशन इंपोज करने से पहले 0 to a है, और जब जो कंडीशन आपने इंपोज किया जिस लिमिट तक उसी के लिए बनेगा, बाकी पार्ट को 0 बनेगा। सर हाँ जी, सर, अगर इस वाले जो वेव फंक्शन डिफाइन की ना सर हमने, हाँ जी, बेस्ड ऑन द कंडीशन सर, अगर कंडीशन नहीं दी होती सर इक्वली लाइकली, जो हमने प्रोबेबिलिटी का इंडिपेंडेंट कोई ना कोई कंडीशन नहीं देगा तो फॉर्म तो फिर सेम ही रहेगा ना। अब फिर अगर कंडीशन नहीं देगा तो हम इतना सारा मैथमेटिक्स में अप्लाई करेंगे, हमें तो बताइए उसमें फॉर्म √2/a sin n by x by a बनेगा 0 to a के लिए। कोई तो कंडीशन इंपोज करेगा तो बाउंड्री को शिफ्ट करेगा या कुछ करेगा, कोई कंडीशन बताएगा तभी तो वेव फंक्शन चेंज होगा, नहीं तो फाई स्टेट में प्रोबेबिलिटी 100% है। हां सर। बोलिए सर 33 नंबर स्लाइड दिखाना। 21 मैं 33 33।
सर इधर ब्रैकेट में आपने प्रोबेबिलिटी लिखी है P1 P2 की वैल्यू। भाई देखो, जब मैं लिखता हूँ, अगर किसी को डाउट हुआ करे तो जो आपने अब तक सीखा है उसे अप्लाई कर लो। नहीं वो कोई दिक्कत नहीं सर, अलग डाउट है कुछ। हाँ जी बताओ। तो अपन यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी है दोनों फंक्शन की, तो जी। टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर एडिटिव हो रही है सर, जुड़ रही है, सुपर क्वेश्चन में हमेशा जुड़ती आ रही है। तो ये मल्टीप्लिकेशन होती है सर प्रॉपर्टी की। कहाँ बताइए? मैंने तो नहीं बताई। जब से पोस्टुलेट स्टार्ट किया है, फर्स्ट पोस्टुलेट में सुपर क्वेश्चन बताया मैंने, तब से ही आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का एग्जांपल दिया। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट चाहे यहाँ पे पढ़ लो क्वांटम मैकेनिक्स में, चाहे क्लासिकल में पढ़ लो, चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स में पढ़ लो, चाहे 12th लेवल की प्रोबेबिलिटी में पढ़ लो, आप म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए कहाँ मल्टीप्लाई किए थे भाई? प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी रखते हैं सर। मैं जो बोल रहा हूँ इतने सारे वर्ड बताने के बाद भी अपने स्टेटमेंट पर रिजिड है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कोई ऐसा एग्जांपल बताइए जो आपने 12th लेवल से लेकर अब तक पढ़ा हो जहाँ प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई किया हो। क्यों मल्टीप्लिकेटिव पर रिजिड हो फिर, जब आपने कहीं अप्लाई नहीं किया? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी एडिटिव आता है। 12th लेवल से मैं ये पढ़ाता आ रहा हूँ, आप लोग भी पढ़ते आ रहे हो। आपने कहाँ पढ़ लिया मल्टीप्लिकेटिव होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए? जो डाउट हुआ, इंडिपेंडेंट के लिए मल्टीप्लिकेटिव होती है। इंडिपेंडेंट के लिए हुआ है ठीक। हेलो सर। सर एक चीज इसमें पूछना था। हाँ जी सर ये जो कोफिशिएंट 2/√5 है, कैलकुलेशन में इसको क्यों नहीं इंक्लूड किया गया? मतलब रिजल्ट तो सेम आएगा, लेकिन भाई जब रिजल्ट सेम आएगा, अभी सबसे पहले आपको मैंने यहाँ पे अलर्ट किया होगा। आप खुद से जब फेस करते हैं तब आप अपने माइंड का अप्लाई करके डाउट क्रिएट करते हैं। जब मैं बताता हूँ तब आप लोग अलर्ट नहीं रहते। अब आप ये बताइए, फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट अप्लाई किया मैंने यहाँ पे, आपने ये तब क्यों नहीं पूछा कि ये क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया भाई? जब मैं बोल रहा हूँ तब तो आप अलर्ट नहीं हो। जब अब रीजन भी सुन लीजिए, मैंने इसी प्रॉब्लम में हिंट किया कि ये टर्म कॉमन है, और जो कॉमन होगा तो इसका मॉड स्क्वायर न्यूमरेटर में भी आएगा और डिनोमिनेटर में भी आएगा। तो आप ये बताइए, क्या इससे अननेसेसरी स्पेस फिल करके प्रॉब्लम में मिस्टेक ही तो बढ़ेंगी? बताइए, कहीं इस फैक्टर को कैंसिल करते हुए फैक्टर छूट जाए तो इससे आपको कोई बेनिफिट होगा क्या, या ये लिखना जरूरी है? ये फर्स्ट टाइम नहीं जरूरी। 10th लेवल पे बताना जरूरी था। पीजी लेवल पे इस तरह के मैथमेटिक्स आप कब तक अप्लाई करते रहेंगे? अननेसेसरी स्टेप्स कब तक फॉलो करते रहेंगे भाई? बताना सफिशिएंट होता है। अब बताने के बाद भी नहीं रिलेट कर पाओ फिर तो आप पीजी लेवल पे कहाँ मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो? आप तो अभी भी बिलो 10th लेवल का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो। कुछ लाइफ में एक्सपीरियंस का भी बेनिफिट मैं समझा नहीं था, तो इसलिए मैंने पूछ लिया सर। देखो, आप यही स्टेप्स जो क्वांटम मैकेनिक्स में यूज हो रहे हैं, सम इंटीग्रेशंस को छोड़ दीजिए। आप ये बता दीजिए, 10th और 12th में जो मैथमेटिकल स्टेप पढ़ा था, अब तक वही स्टेप फॉलो कर रहे हैं? तो एक 10th और 12th वाला स्टूडेंट नहीं, कुछ इंटीग्रल्स को छोड़ दीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ, 10% एक्स्ट्रा इंटीग्रल छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा डिफिकल्ट इंटीग्रल आप 12th लेवल पढ़ते हैं। तो वो मैथमेटिक्स 90% कॉमन है जो 10th और 12th में पढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, रेशो, ठीक है। अब आप बताइए, एक 10th वाला स्टूडेंट सॉल्व करता है और एक पीजी लेवल वाला करता है, दोनों में कोई तो फर्क होना चाहिए अप्लाई करने में। यस सर। एक्सपीरियंस से एक्सपर्टीज बनते हैं, है ना सर? इसका अगले वाला स्लाइड थोड़ा बनते हैं, और एक्सपर्ट होने में आपको कुछ फैक्टर्स जो आपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं वो इंक्लूड करो ना। उनको कब तक आप जो बताया गया आपको उनको फॉलो करते जाओगे? सर एक बार नेक्स्ट स्लाइड दिखाना। इसका नेक्स्ट स्लाइड दिखाना सर। थैंक यू सर। सर एक चीज पूछना एक था। बार नेक्स्ट एक और इसलिए मना नहीं कर रहा। एक और ओके सर। हाँ जी। सर एक चीज है सर, आपने मतलब सेकंड क्लास का जो आपने जो सेकंड वाला जो प्रॉब्लम आपने जो कराया, तो उसमें आप स्लाइड नंबर बोलिए, बहुत माइंड लगाना पड़ेगा। आप स्लाइड नंबर बोलिए सर। ये क्वेश्चन में सर आप phi1x को कैसे लिख रहे हैं? समेशन ऑफ cn sin x, तो थोड़ा समझा दीजिए। हाँ जी, इसको मैंने बताया, फिर भी किसी को डाउट हो, क्योंकि ये फर्स्ट प्रॉब्लम है जहाँ पे ये सुपरपोजिशन पार्ट आपने खुद से इंक्लूड किया। प्रॉब्लम दिया होता तो सुपरपोजिशन में रिलेट कर ले रहे थे। मैंने आपको ये हिंट किया कि जब ये साइज चेंज करने से पहले पार्टिकल n=1 में है तो पार्टिकल की एनर्जी, ये एनर्जी है। अब साइज को चेंज करेंगे तो सिस्टम की पार्टिकल की एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये चेंज करने से पहले और चेंज करने के बाद ये एनर्जीज मैच करेंगी, क्योंकि ये स्टेट पार्टिकल के लिए सिंगल स्टेट है जो एनर्जी का आइगन स्टेट है। अगर हम किसी स्टेट में एक्सपेक्टेशन निकाल रहे हैं, अगर वो स्टेट एनर्जी का आइगन स्टेट है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू आइगन वैल्यू से मैच करेगा। इस स्टेट में आइगन वैल्यू हमें इवन पता है। अब ये एनर्जी मैंने यहाँ पे नोट कर दिया, चेंज होने से पहले π²h×² एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। अब हमने साइज को चेंज किया, साइज चेंज करने के बाद हमें ये नहीं पता कि पार्टिकल अब किस स्टेट में है, बट हमें ये कंफर्म है कि उन स्टेट्स में अगर हम एनर्जी की एक्सपेक्टेशन वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे तो ये बनेगा। अब एक से ज्यादा स्टेट है, तो जिन स्टेट का कंडीशन है हमें नहीं पता किनका, इसलिए मैंने जनरल सॉल्यूशन लिख दिया, जनरल सुपरपोजिशन लिख दिया। अब जिनका कंडीशन होगा वो स्टेट इसमें प्रेजेंट हो जाएंगी, बाकी एक्सक्लूड हो जाएंगी। बट जैसे पहले डायरेक्ट कंपेयर कर पा रहे थे, यहाँ पे नहीं कर पा रहे तो कोएफिशिएंट्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सर इधर सर जब सर हम सर 0 to a के लिए ले रहे हैं, तब सर जो ग्राउंड स्टेट है π²/h² आ रहा है, तो यही वाला सेम एनर्जी अगर ग्राउंड स्टेट प्रॉब्लम में मेंशन किया हुआ है, ये वेव फंक्शन होगा और इसमें जो एनर्जी निकालेंगे तो ये एनर्जी बनेगा। ठीक है, अब चाहे पार्टिकल को जितनी बार इस स्टेट में मीटर करो, साइज चेंज करने से पहले पार्टिकल phi1 में ही होगा और उसकी एनर्जी हमेशा यही बनेगी। आपने 10 टाइम एक्सपेरिमेंट किया और 10 टाइम एक्सपेरिमेंट करके एनर्जी का एवरेज निकालोगे तो 1/10 × y²h×² /2 सबकी इक्वल प्रोबेबिलिटी आई। 10 टाइम्स के रिजल्ट की तो 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो एवरेज अभी भी सेम रहा या नहीं रहा? अब साइज चेंज करके आप पता नहीं क्वांटम मैकेनिक्स में ही क्यों डाउट होता है। 12th लेवल से मैकेनिक्स और पीजी लेवल तक क्लासिकल मैकेनिक्स, ईएमटी में आप लोग कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ते हैं, और कंजर्वेटिव फोर्स पे आप लोग ये थ्योरी में पढ़ते आ रहे हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स होता है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व रहती है। पढ़े थे? मैंने भी तो यही अप्लाई किया। इसकी एनर्जी अगर हम चेंज कर देते तो क्या कंजर्वेटिव फोर्स का कांसेप्ट अप्लाई होता? नहीं। आपने फोर्स ही तो चेंज किया।
फोर्स तो अप्लाई किया, ठीक है। पोटेंशियल चेंज करने का मतलब क्या है, फोर्स चेंज कर रहा है। सर मेरा डाउट ये नहीं था, मेरा डाउट ये था मतलब ग्राउंड स्टेट में ए एनर्जी है, ये सेमी एनर्जी मेरे को n मतलब x = 0 to 4a में अगर लेना चाहता हूं तो n = 4 तक पॉसिबल है। तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने उस टाइम पूरी बात सुनिए, मैंने जब ये प्रॉब्लम डिस्कस किया तो मैंने ये बोला भी कि कोई एक स्टेट में ये एनर्जी मैच कर सकता है, बट क्या आपको जब मोर देन 100 या मोर देन 1 लाख टाइम्स एक्सपेरिमेंट करोगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि पार्टिकल सिर्फ n = 2 में ही मिले या n = 4 में ही मिले, ठीक है। क्योंकि इसके अलावा भी ये टर्म कंट्रीब्यूट कर रहा है। या आप ये मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हमें नहीं पता कि n = 2 के लिए था या नहीं था, अब से पहले जितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व की सबको इस तरह से सॉल्व करना, गिवन वेव फंक्शन समेशन ओवर Cn phi n, ठीक है। या इस नोटेशन को मैंने साइड लिख दिया गिवन स्टेट, ये एक्स्ट्रा कंडीशन इंपोज करके जो भी पार्ट करके जो क्वेश्चन में जिसमें मेजरमेंट करना वो स्टेट हो गई। अब हमें नहीं पता कि ओल्ड वाली है न्यू वाली है, अब इससे हम C1 भी निकालें, C2 भी निकालें, C3 भी निकालें, C इनफाइनाइट तक सब वैल्यूज निकालें, जो कंट्रीब्यूट करेंगी उनके कोएफिशिएंट्स नॉन जीरो आएंगे, क्लियर है। और जिनके लिए नॉन जीरो आएंगे वो सुपरपोजिशन में प्रेजेंट होंगी। अब आप ये बताइए क्या C जो आप अभी बोल रहे थे कि इस एक्सप्रेशन में अगर हम n की वैल्यू 4 रख दें, n की वैल्यू 4 रख दें तो इस एनर्जी से मैच कर गया। अब आप खुद से अप्लाई करना कि C4 की वैल्यू कैलकुलेट करो यहाँ पे और C4 का मॉड स्क्वायर करो, क्या 100% प्रोबेबिलिटी आती है, क्या ये वैल्यू 1 आ रही है? नहीं सर, नहीं आ रही ना। जब नहीं आ रही तो आपको C1 C2 C3 इसके अलावा ये नॉन जीरो हो सकते हैं ना। इस प्रॉब्लम में सिर्फ 2 ही पार्ट पूछा था, इसलिए मैंने ना C3 कैलकुलेट किया ना C4 कैलकुलेट किया। मुझे जो पूछा था वो मैंने कैलकुलेट कर लिया, ग्राउंड स्टेट और फास्टर स्टेट। बाकी चाहे तो आप C1 से लेकर C3 तक कुछ भी कैलकुलेट कर लो। तो सर n से अगर ज्यादा मतलब अगर n = हम लोग 5 ले लेते तब तो सर प्रोबेबिलिटी 0 आना चाहिए। नहीं आना चाहिए भाई, जरूरी नहीं है। आप C1 C2 C3 आज जाके कैलकुलेट करना, C4 कैलकुलेट करना, P1 P2 P3 P4 की वैल्यूज को ऐड करना, अगर 100% आ जाए तो जीरो बन जाएंगी आगे की, अगर नहीं आया तो फिर नॉन जीरो कंटिन्यू करेंगे। ओके सर, और पूछना किसी को? सर जैसे ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है Pn = Cn मॉड स्क्वायर, हां जी। और सर ये होता भी हमने मतलब कई क्वेश्चंस में निकाला भी है, हां पोस्टलेट्स में पढ़ा है। हाँ जी सर। और एक मतलब नॉर्मली हम ये निकाल रहे हैं जैसे प्रोबेबिलिटी मोड ऑफ साई स्क्वायर, ये भी निकालते हैं साई। देखो दोनों में डिफरेंस है। दिस टर्म रिप्रेजेंट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ओके सर। दिस इज नॉट प्रोबेबिलिटी, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन ए पर्टिकुलर स्टेट। ओके सर। यहाँ पे जो ये प्रोबेबिलिटी है इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी बता रहा है, ये psi1 की प्रोबेबिलिटी, psi1 में पार्टिकल 100% है। अच्छा या नहीं है? तो मतलब सर अगर हम कोई इस टाइप की कोई भी कंडीशन की बात कर दे, फिर से बोलिए अगर पूछना है तो मैं कंडीशन के बाद आगे नहीं समझ आया सर सुनाई नहीं पड़ा। ये पूछ लूं कि जैसे इसमें मतलब इस टाइप की कंडीशंस होती हैं तो हम Cn² करके निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, और अगर तो बहुत ये तो मैंने सब्जेक्टिव अप्रोच के लिए ऑल पॉइंट्स बता दिए, ठीक है। एक इजी अप्रोच क्या है, हमें जो पोटेंशियल दिया है उस पोटेंशियल के, अभी तो हमने पार्टिकल बॉक्स पढ़ा, हार्मोनिक ऑसिलेटर, हाइड्रोजन एटम, बहुत सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे, नोन सिस्टम्स, ठीक है, आइडियल सिस्टम्स, उनके कॉरस्पॉन्डिंग सबके लिए हमें ये नॉर्मलाइज आइगन फंक्शन फॉर्म बताओ। अब क्वेश्चन में कभी खुद से वेव फंक्शन दिया होगा तो हम डायरेक्ट कंपेयर करके कि इन फॉर्म में कितने फंक्शन का कंडीशन है, सुपरपोजिशन फॉर्म नोट कर दिया। हाँ जी सर, जैसे ये बाकी अगर नहीं मैच कर रहा है तो हम क्या करेंगे, हम इनको इन फंक्शंस में रिलेट करना, एक्सपेंड करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम चाहे एनर्जी की प्रोबेबिलिटी निकालें, चाहे पार्टिकल के किसी स्टेट की प्रोबेबिलिटी निकालें, हमें यही फॉर्म में मेजरमेंट करना है, इन्हीं पार्ट के लिए मेजरमेंट करना है। तो कहीं ना कहीं सुपरपोजिशन में नोट करना ही पड़ेगा। एक्चुअली सर ये कंफ्यूजन हो रहा था, जैसे phi1 है, अगर हमें सिर्फ इसी रीजन में निकालनी होती, मतलब ये बाकी सब कुछ नहीं दिया होता तो दोनों प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़िए। अगर हमें कोई एक पर्टिकुलर स्टेट दिया है और उस पर्टिकुलर स्टेट में हम x की डिफरेंट वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है रेंज के लिए कि 0 to a/2 0 to a/4, तब हमें सुपरपोजिशन की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि उस स्टेट की प्रोबेबिलिटी 100% है, अब उस पोजीशन की कॉरस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी चेंज है। ओके सर। बट यहाँ पे हमें इस स्टेट की प्रोबेबिलिटी 100% है, बट इन इंडिविजुअल स्टेट्स की प्रोबेबिलिटी 100% किसी की नहीं है। हम इन psi1 की ऑल पोजीशन के लिए, psi2 में ऑल पोजीशन के लिए, psi3 में ऑल पोजीशन के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो हमें ये कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ेंगे और इनका मॉड करना है। मतलब मैच नहीं होता, हमें एडजस्ट करना, तो हम इसी टाइप से फॉलो करेंगे। दिस प्रोबेबिलिटी can be written as the probability of finding the particle lies between -infinity to +infinity in an state. स्टेटमेंट क्लियर हुआ? हाँ जी सर। और पूछना किसी को? हाँ जी सर, यहाँ जैसे हम ना ऑल स्टेट को जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं ना, तो हम प्रोबेबिलिटी को मोड Cn स्क्वायर से लिख देते हैं, है ना? तो कहीं कुछ क्वेश्चंस में तो हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं ना। क्या कोई एग्जांपल बता? अभी तो सेम क्वेश्चन अभी आपसे पहले जो कैंडिडेट पूछे थे वो भी यही क्वेश्चन पूछ रहे थे ना। या आपका कोई डिफरेंट क्वेश्चन है तो आप कोई एग्जांपल बताइए, कोई क्वेश्चन बताइए या कोई स्लाइड भी किया है ना, स्लाइड बता दीजिए। आज डिस्कस किया है लास्ट क्वेश्चन ही था आज। हां भी था। हां जी बोलिए, लास्ट पे जा रहे हैं। हां जी ये बोलिए, बताइए। हां सर, जैसे अभी हमने साइड हां ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है ना P1 P2, तो हम डायरेक्टली मोड Cn स्क्वायर भी तो कर सकते हैं ना। मोड ऑफ Cn स्क्वायर प्रोबेबिलिटी, हां क्या मैच करेगा प्रोबेबिलिटी? क्या ये स्टेट नॉर्मलाइज है? अब देखिए क्या ये स्टेट नॉर्मलाइज है इस स्टेप पे? हां सर नॉर्मलाइज्ड है सर, ये नहीं है सर। हां मतलब ये अगर मल्टीप्लाई करें, हां सर मल्टीप्लाई करके नॉर्मलाइज्ड आ इससे तो आ रहा है सेम ही। हां बिल्कुल आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कई बार ऐसा होगा कि जब आप ये खुद से फॉर्म बनाएंगे, जैसे
मैं एक एग्जांपल पे जाऊं, मैंने इसीलिए आपको ये हिंट किया, ये पार्ट आप यहाँ पे कंपेयर करिए इस पार्ट पे, क्या ये स्टेट नॉर्मलाइज है इस फॉर्म पे? बोलिए नहीं है ना। ये उस टाइम पे किसी स्टूडेंट ने हिंट पूछा होगा ऐसे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है, तो जनरलाइज करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, ये पार्ट जब स्टेट नॉर्मलाइज होगा तब ये 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर टर्म, तो आप इससे निकाल लेंगे। हाँ सर, जैसे हम हाँ सर, तो हम न्यू स्टेट को जब ऑल स्टेट्स की लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख देते हैं तो हम उसके कोएफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके ये प्रोबेबिलिटी, ये अभी भी सेम है। आप रिलेट नहीं कर पा रहे, यहाँ कोएफिशिएंट्स नोन है, इसलिए मॉड स्क्वायर आप नॉर्मलाइज स्टेट के लिए इस एक्सप्रेशन को यूज कर लीजिए, नॉन नॉर्मलाइज के लिए आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर लीजिए, दोनों पार्ट सेम है, ठीक है। अब इसी पार्ट आप लोग पॉस्टुलेट के स्टेप भूल गए, इस एक्सप्रेशन को हम क्या लिखते हैं, फाई एन साई, अगर साई स्टेट में मेजर कर रहे हैं और nth स्टेट में प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो अब ये स्टेट था या नहीं था, आप बताइए। यस सर। तो अभी भी तो मैंने ये फाई एन साई कैलकुलेट करना बताया इंटीग्रल पार्ट से, यहाँ पे हम इंटीग्रल करेंगे भी तभी ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाएगा सी एन, ठीक है। बट जब कैलकुलेट नहीं होगा ऐसे कंपैरिजन से, तो हमें इंटीग्रल पार्ट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे भी तो इंटीग्रेशन ही है, तरह से आप 5 स्टार से मल्टीप्लाई कराओ साई में और इंटीग्रल कर दो, तो इंटीग्रेशन ओवर 5 स्टार 5 ऑल स्पेस पे 1 हो जाएगा, और जब 1 होगा तो ये कोएफिशिएंट बन जाएगा। आप चेक कर लीजिए 4/5 है प्रोबेबिलिटी, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे तभी तो 4/5 है। तो चाहे मगर यहाँ पे हम उस इंटीग्रल करके हम स्टेप इंक्रीज ही तो कर रहे हैं, वो रिजल्ट हमें डायरेक्टली पता चल रहा है, ठीक है। स्टेप सेम है, मीनिंग सेम है। तो आपने क्वेश्चन लिखवाया था, हाँ जी बोलिए। आपने क्वेश्चन लिखवाया था साई इक्वल्स टू 5 + 5 2 और एक 5 - आयोटा 5 2 वाला क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। तो उसमें तो हमने प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, तो इसमें क्यों की तो हम डायरेक्ट मोड चेंज कर सकते हैं। किस स्टेप की बात कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ एनर्जी की, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी, P1 की। P1 मैंने क्या एक्सप्रेशन यूज किया यहाँ पे, आप बताइए। आपको डाउट सेम स्टेप है, अलग अलग कैंडिडेट अलग अलग डाउट पूछ रहे हैं, अलग अलग इस बात पूछ रहे हैं, बट डाउट सबका सेम है। अब आप ये बताइए, आप ये स्टेट नॉर्मलाइज है क्या, ये साई एक्स, बोलिए क्या इस स्टेप से प्रोबेबिलिटी करेक्ट बनेगा या इस स्टेप से करेक्ट बनेगा, बोलिए। यही तो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूं। क्यों नहीं कर पा रहे? ये आप पॉस्टुलेट पे जाइए, उससे पहले जाइए जहां प्रोबेबिलिटी का कांसेप्ट आया है, ये तब है जब ये जनरलाइज है, जब नहीं डिफरेंशिएट हो रहा तो आप ये अप्लाई करिए। अब अगर स्टेट नॉर्मलाइज होगा तो ये ब्रैकेट वैल्यू कैलकुलेट करना बताया, समेशन ओवर n cn मॉड स्क्वायर सुपरपोजिशन में, ये 1 हो जाएगा। तब जब 1 हो जाएगा तो इसमें कन्वर्ट हो गया। हां तो डाउट कहां है? तो सब में यही अप्लाई करना है, सभी में आप ये अप्लाई कर तो नहीं कंफर्म हो रहा, तो जब नॉर्मलाइज होगा ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। या पहले चेक कर लो, इसके कोएफिशिएंट्स के मॉड स्क्वायर का सम करो, 1 + 1 करोगे तो 2 आएगा ना, ब्रैकेट वैल्यू 2 ही बताया मैंने। तो कहां नॉर्मलाइज है? 1 होगा तब नॉर्मलाइज होगा ना, मैंने ये तो नहीं बताया कि ऑलवेज इसी से कैलकुलेट करना। जिनको डाउट है अभी भी, आप पॉस्टुलेट्स को रिवाइज नहीं किए या रिवाइज भी किए तो उस तरह से रिवाइज नहीं किए जिससे आप करेक्टली अप्लाई कर पाएं। पॉस्टुलेट्स पे इतने सारे क्वेश्चन कराए, उनका हम यहाँ पार्टिंग बॉक्स में एप्लीकेशन कर रहे हैं तो वो भूल गए, तो एग्जाम तक तो कुछ भी याद नहीं रहेगा। और पूछना किसी को? देखो जो आज कंफ्यूजन है वो सिस्टम चेंज होगा फिर से कंफ्यूजन होंगे फिर आप लोग। इजी अप्रोच है, ठीक है। आप पॉस्टुलेट को, ऑपरेटर्स को, फिजिकल एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन की कंडीशन को जब भी मौका लगे आप रिवाइज कर लीजिए। फिर पार्टिंग बॉक्स में जो मैंने पॉइंट्स बताए, जो प्रॉब्लम्स कराए, एक बहुत इजी अप्रोच है। अगर सिंगल वेव फंक्शन पे प्रॉब्लम नहीं है या जो वेव फंक्शन दिया है वो एक पर्टिकुलर स्टेट के वेव फंक्शन से मैच नहीं करता, तो आप ये फॉर्म यूज करिए जो पॉस्टुलेट में बताया है। और चाहे जैसे ये कोएफिशिएंट आप फाइंड करें, चाहे कंपेरिजन से फाइंड हो जाए तो कंपेरिजन से कर लें, चाहे इंटीग्रल पार्ट से फाइंड हो जाए तो इंटीग्रल पार्ट से फाइंड कर लें। जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना होगा, अगर ये आपको नहीं पता चल रहा कि ये स्टेट नॉर्मलाइज है कि नहीं, तो आप ये अप्लाई कर दीजिए। जब नॉर्मलाइज होगा डिनोमिनेटर ऑटोमेटिकली बनेगा, जिसको मैंने cn मॉड स्क्वायर बता दिया। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जो साई एक्स यूज कर रहे थे वो नॉर्मलाइज यूज कर रहे हैं। आप चेक कर लीजिए जितने भी फॉर्म में प्रॉब्लम मैंने यूज किया ये नॉर्मलाइज था। अब जब नहीं होगा तो इसको इस स्टेप से यूज किया होगा। जहाँ cn मॉड स्क्वायर यूज किया वहाँ कहीं ना कहीं आप चेक कर लीजिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रॉब्लम में हिंट था कि गिवन स्टेट जिसमें मेजर कर रहे हैं वो नॉर्मलाइज है, वो आपको पॉस्टुलेट में पहले बताया। और पूछना है किसी को? नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट करता हूँ।